हेलो दोस्तों, बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका अपने इस नए वीडियो के अंदर। क्या आपको पता है कि जो नोट टेकिंग है सिर्फ बोरिंग नोट्स लिखने का नाम नहीं है। एक्चुअली ये एक सीक्रेट टूल है जिससे आप अपनी जो ब्रेन की पावर है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने ब्रेन का 70% वर्कलोड जो है उसको ऑफलोड कर सकते हो एक सेकेंड ब्रेन की मदद से। 2008 में ना एक रिसर्च हुआ था और उसके अकॉर्डिंग एक एवरेज ह्यूमन जो है वो डेली लगभग 34 गीगाबाइट डेटा कंज्यूम करता था। तब तो इंटरनेट भी उतना एक्सेसिबल नहीं था जितना आज है, और आज की डेट में ये जो नंबर है ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। लेकिन दिक्कत क्या है पता है, हमारा ब्रेन इतनी इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रोसेस तो कर लेता है बट इसको प्रॉपरली स्टोर नहीं कर पाता है। हम लोग एक दिन के अंदर ही ऑलमोस्ट 70% जो नई इंफॉर्मेशन है वो भूल जाते हैं। अब जरा इमेजिन करो क्या हो अगर हम अपनी जो कंज्यूम्ड इंफॉर्मेशन है उसको परमानेंटली रिटेन कर सके। क्या हो अगर हम अपनी डेली लाइफ में नोट्स को सर्चेबल और सुपर यूजफुल बना सके। यही कॉन्सेप्ट है सेकेंड ब्रेन का। एक डिजिटल ब्रेन जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है ताकि आपका जो मेन ब्रेन है वो फ्री रहे क्रिएटिव और प्रोडक्टिव काम करने के लिए। इस वीडियो को एंड तक देखने से आप प्रैक्टिकली सीखोगे कि कैसे अपनी नोट टेकिंग को पावरफुल और सर्चेबल बनाना है, कैसे अपनी लर्निंग स्पीड को कम से कम 10 गुना इंप्रूव करना है, और कैसे डुप्लीकेट काम और जो वेस्टेड इनसाइट्स है उससे बचना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैसे अपना डिजिटल सेकंड ब्रेन स्क्रैच से बनाना है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। बट हाँ, उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आप आपके जो नोट्स है वो कैसे लेते हो। पेन और पेपर से लेते हो या फिर डिजिटल लेते हो, या फिर अगर नहीं भी लेते हो तो भी मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे ये सारी चीजें काम करती है। तो मैं अपने नोट टेकिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ जिसका नाम है ऑब्सीडियन। तो यहाँ पर ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और आप देख सकते हो obsidian.md यहाँ पर आपको दिखेगा। और यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है ये कुछ ऐसे दिखता है। इसके अंदर हम नोट्स लेते हैं और इसके अंदर ऐसे और भी बहुत सारे फीचर्स है जिसकी मदद से जो हमारा सेकेंड ब्रेन हमें बिल्ड करना है उसके लिए जो फीचर्स चाहिए वो भी इसके अंदर अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि सबसे पहले इसको आपको डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड बटन के ऊपर यहाँ पर करके आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से आपको यहाँ पर इसके अलग अलग वर्जन्स मिलेंगे। तो लिनक्स, मैक, विंडोज़ और एंड्रॉयड और iOS के ऊपर भी है ये। तो इसको डाउनलोड करना है आपको, और नॉर्मल जैसे हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करोगे तो वो कुछ ऐसे दिखेगा। थोड़ा सा आपका अलग दिख सकता है क्योंकि ये मेरा ऑब्सीडियन है और इसको मैंने थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया हुआ है, इसकी स्टाइल्स वगैरह चेंज की है। तो कुछ सिमिलर सा ये दिखेगा आपको। लेफ्ट साइड में ये साइड बार यहाँ पर दिखेगा जिसके अंदर बहुत सारे फोल्डर्स और फाइल्स हैं। तो इसके बारे में भी हम अभी डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या मतलब है इनका, ये सब सारी चीज़ें। तो अगर मैं यहाँ पर कमांड P टाइप करूँगा तो ये कमांड पैलेट यहाँ पे खुलती है। इसके अंदर आपको करना है ओपन ग्राफ व्यू टाइप, और ये वाला जो ऑप्शन है इसको करना है क्लिक। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हो ये है मेरा ब्रेन जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है। ये कंटिन्यूसली मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और ये धीरे धीरे डेवलप होते जा रहा है। तो जैसे ह्यूमन ब्रेन के अंदर होता है ना जो सारे लिंक्स होते हैं, न्यूरल लिंक्स, उस टाइप की चीज़ें, न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं ना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये यूज़ करता है। इसके बारे में आगे जाके हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आप देख सकते हो कि ये कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है। और हर एक डॉट जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना वो एक नोट है इस एप्लीकेशन के अंदर। और ये जो लाइंस दिख रही है आपको ये दर्शाता है कि कैसे एक नोट दूसरे नोट से कनेक्ट है। अब ये कनेक्शन की जो चीज़ है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाते हैं, याद रख पाते हैं तभी जब भी हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसमें सेकेंड ब्रेन की यही कॉन्सेप्ट है कि हम जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको समहाउ अगर हम कनेक्ट करते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है और ज़्यादा टाइम तक उसको हम परसिस्ट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब मैं इसको क्लोज करता हूं और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स आपको दिखेगा और इसके अंदर 3 चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेगी, और इसके अंदर एक मैनेज वॉल्ट्स ये वाला एक ऑप्शन दिखेगा। तो ये तीनों जो है ना ये बेसिकली हमारी वॉल्ट्स हैं। अब ये वॉल्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैनेज वॉल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये कुछ ऐसी विंडो ओपन करके देगा हमें। मैं यहाँ पर लाता हूँ इसको। तो ये है, देखिए इसकी वॉल्ट।
अब वॉल्ट क्या होती है ना, देखिए जो डेटा हम स्टोर करने वाले हैं वो सारा डेटा ऑब्सिडियन के अंदर फाइल्स के अंदर स्टोर होता है, मार्क डाउन फाइल। अगर आप कोडिंग के अंदर हो तो मार्क डाउन आपको पता है कि कितना पावरफुल होता है और कितनी चीज़ें हम प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं, जो गिटहब के अंदर हम यूज़ करते हैं रीडमी के लिए। तो वो जो फाइल है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर यूज़ होता है। सो वॉल्ट बेसिकली क्या है कि एक तरह से इसको एक फोल्डर ही समझ लीजिए, और उस फोल्डर के अंदर जो भी आप नोट्स लिखोगे, जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन होगा, जो भी प्लगइन्स होंगे, जितनी भी चीज़ें हैं ऑब्सिडियन की, वो अपने उस फोल्डर के अंदर स्टोर करेगा, जिसको हम वॉल्ट बोलते हैं। तो मेरे पास 3 वॉल्ट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। तो मैं क्या करूँगा, हम सबसे पहले जो डेमो करने वाले हैं इसके लिए मैं आपको स्क्रैच से दिखाऊंगा। आप सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट के ऊपर करोगे और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो क्रिएट अ लोकल वॉल्ट आप यहाँ पर आपको करना है, एंड जो वॉल्ट का है वो नेम आपको देना है। तो मैं यहाँ पर करूँगा माई सेकेंड ब्रेन, ऐसा कुछ नाम देते हैं, और लोकेशन कहाँ पे आपको इसको स्टोर करना है। तो मैं यहाँ पर जो डाउनलोड फोल्डर है इसको ही चूज़ करूँगा, डाउनलोड फोल्डर्स के अंदर इसको रखा है, और अभी करते हैं क्रिएट। ठीक है, जैसे हम क्रिएट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से चीज़ों को क्रिएट करेगा। मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ और आप देख सकते हो कि ये कुछ ऐसे दिख रहा है। मैं इसको क्लोज करता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ पर अभी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़ नोटिस करोगे कि ये थोड़ा सा अभी अलग दिख रहा है, स्टाइल वगैरह अलग दिख रही है, कोई बात नहीं, ये डिफ़ॉल्ट इसकी स्टाइल है। अब इसको हम फिक्स करेंगे, बट यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी चाहिए। सबसे पहले ये जो है साइड बार, यहाँ पर सारी आपकी नोट्स आएगी। तो यहाँ पर एक वेलकम नोट आपको यहाँ पर दिख रही है, जो कि यहाँ पर आपको दिखेगी, और कुछ नोट्स हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल ये VS कोड जैसा सिमिलर थोड़ा सा दिख रहा है, और इसके अंदर यहाँ से आप नई नोट जो है वो क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, इसके बारे में हम थोड़ा आगे जाके देखेंगे। और नीचे आप देख सकते हो कि जो हमारा वॉल्ट है वो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और अब देखना हमने डाउनलोड जो फोल्डर है उसको हमने सिलेक्ट किया था। तो अगर मैं उसको ओपन करूँ ना तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक फ़ोल्डर यहाँ पर बन चुका है, माई सेकेंड ब्रेन, यही हमारी वॉल्ट है। और इसके अंदर अगर चलते हैं तो आप देख सकते हो एक फ़ाइल आपको यहाँ पर दिखेगी, welcome.md, जो कि है हमारी पहली नोट। ये जो है ये डायरेक्टली यहाँ पर मार्कडाउन के अंदर स्टोर हुआ है, राइट। तो बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, जो भी हम नोट बनाते हैं वो एक मार्कडाउन फाइल के अंदर स्टोर होती है। ओके, अब यहाँ पर ना और कुछ हिडन फाइल्स और फोल्डर्स भी है, जो कि मैक के ऊपर आपको डिफ़ॉल्ट नहीं दिखेंगे। अगर आप कमांड शिफ्ट और पीरियड अगर टाइप करते हो तो ये हिडन फोल्डर्स आपको दिखेंगे, जो कि है .obsidian, और इसके अंदर जो ऑब्सिडियन को कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो सारी स्टोर होती है। तो यहाँ पे ऐप के बारे में इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हो खाली है अभी ये। अपीयरेंस के बारे में जो भी स्टाइलिंग वगैरह करनी है, प्लगइन्स, ग्राफ जो हमें दिख रहा था, वर्क स्पेस की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें यहाँ पर दिख रही है। लेकिन हमें इसको अभी टच करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको UI की मदद से जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज करेंगे। ठीक है, सो वापस आते हैं यहाँ पर, ये जो सेटिंग बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ओपन हुई हैं, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस हैं। अपीयरेंस के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे आप थीम चेंज कर सकते हो, लाइट करना है तो लाइट कर सकते हो, एक्सेंट कलर आप चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। डिफ़ॉल्ट जो है ये पर्पल कलर है। थीम्स, देखिए थीम्स बहुत सारी हमें फ्री थीम्स इसके अंदर मिल जाती है, तो आपके चॉइस के हिसाब से जो भी थीम आपको यहाँ पर करनी है वो आप चूज़ कर सकते हो। देखें बहुत सारी थीम्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये रहा थीम के लिए, और इसके अंदर ऐसे फ़ॉन्ट वगैरह है, इंटरफेस का फ़ॉन्ट, मतलब ये साइड बार वगैरह पूरा इंटरफेस का फ़ॉन्ट चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। आई थिंक जो डिफ़ॉल्ट होता है ये इंटर है, आई थिंक, हाँ इंटर ही यूज़ होता है। अगर आपको दूसरा चाहिए, सिस्टम फ़ॉन्ट वगैरह चाहिए कोई, तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। आपके सिस्टम के अंदर जितने भी फ़ॉन्ट्स है वो यहाँ पर लोड हो जाएंगे, और फिर आप सेलेक्ट कर देना इसको। टेक्स्ट फ़ॉन्ट मतलब जो नोट्स का नोट जहाँ पे लिखते हो उसका जो फ़ॉन्ट है वो कौन सा चाहिए। कोड स्निपेट अगर लिखते हो तो मोनोस्पेस्ड फ़ॉन्ट कौन सा चाहिए वो यहाँ पर मिलेगा, और बाकी सारी चीज़ें आप रीड कर लेना। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस है, और एक ऑप्शन है ये है ट्रांसलूसेंट विंडोज़। ये बेसिकली मैक के ऊपर अगर आप करोगे तो ये ट्रांसपेरेंट बन जाता है, मतलब अगर पीछे अगर कोई कलर्ड है तो ये जो हमारा इंटरफेस है थोड़ा सा सेमी ट्रांसपेरेंट बन जाता है, थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। तो वो भी आप एनेबल कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो इसको भी एनेबल कर लेते हैं। हमने इसको इसलिए खोला है
कि मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। देखिए जनरल के अंदर अगर आते हैं, आई थिंक नहीं, एडिटर के अंदर अगर आते हैं तो यहाँ पर ना सबसे नीचे अगर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो विम की बाइंडिंग्स यहाँ पर आपको दिखेगा। अब ये सब के लिए नहीं है जी, जो विम के अंदर काम करते हैं। तो एक प्रॉब्लम मैंने देखा है कि जब आप विम के अंदर करते हो तो वापस आप विदाउट विम जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है आपको टाइपिंग वगैरह करना। तो विम की मदद से, तो यहाँ पे नोट टेकिंग जो है विम की बाइंडिंग से भी आप कर सकते हो। जो एडिटर के अंदर कोड लिखने के टाइम जो विम यूज़ करते हो ना, सेम जो की स्ट्रोक्स है यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको एनेबल करूँगा, मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पर करूँगा। और इन्होंने एक मतलब यहाँ पे वार्निंग दी है कि विम जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है इसको यूज़ करना, और अगर आपको यूज़ नहीं करना आता है तो आप शायद आपको ऐसा लगेगा कि ऑब्सिडियन ही काम नहीं कर रहा है। तो वो इन्होंने बताया हुआ है। तो आपको एक आंसर देना होता है कि बताओ कैसे विम को क्विट किया जाता है। ठीक है, अगर विम आपको आता है तो आपको पता है :Q आप टाइप करते हो, और ये करने के बाद ही ये आपको इसको एनेबल करने देंगे। ओके, सो इसको एनेबल करते हैं। अगेन ये ऑप्शनल है, अगर आप विम यूज़ करना पसंद नहीं करते हो तो आप इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, लेट मी यूज़ विम। तो आप देख सकते हो ये एनेबल हो चुका है। अब इसके अंदर और भी प्लगइन्स है, प्लगइन्स के बारे में हम आगे जाके देखेंगे। अभी के लिए मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। एंड अभी आप अगर देखोगे तो कर्सर थोड़ा सा चेंज हुआ है, और कुछ टाइप करूँगा तो कुछ यहाँ पे दिखेगा नहीं। हमें सबसे पहले विम हम यूज़ कर रहे हैं तो मुझे आई प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं जाऊँगा इंसर्ट मोड के अंदर, और फिर मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ दिस इज़ माई टेक्स्ट, इस तरह से। एंड एस्केप हमें प्रेस करना होता है, हम फिर से नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। एंड JLK इस तरह से जो करते हैं ना हम नेविगेशन विम के अंदर, वो यहाँ पर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिकली। सेव करते हैं इसको। ओके, तो ये इसको मैं अभी क्लोज़ करूँगा। एंड अभी क्या करते हैं ना, अभी देखते हैं कि कैसे हम नई एक नोट बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नई नोट बनाता हूँ, और यहाँ पर आपको टाइटल इसका देना है। जो टाइटल आप दोगे वो आपको लेफ़्ट साइड में साइड बार के अंदर दिखेगा। सो यहाँ पर करते हैं नोट 2, इस तरह से करते हैं। एंड यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो जो भी आपको टाइप करना है। दिस इज़ माई नोट 2 एंड दिस इज़ वेरी यूज़फुल नोट। इस तरह से आप जो भी आपको लिखना है वो कर सकते हो। एंड अगेन ये मार्क डाउन है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो ना, आप जो मार्क डाउन का जो फॉर्मेट है वो यूज़ कर सकते हो हेडिंग के लिए। इस तरह से अगर H2 बनाना है तो 2 इस तरह से हम हैश देते हैं, इस तरह से कर सकते हो। किसी को अगर बोल्ड करना है तो आप ऐसे करते हो ना, 2 स्टार्स लगा के। और कहाँ पे किया था ये, इसको किया था, हाँ, इसको ही अगर करना है तो यहाँ पे क्लोज़ कर देते हैं। तो दिस जो है ये बोल्ड हो चुका है। तो इस तरह से मार्क डाउन के लिए जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो सिंटैक्स यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत ही पावरफुल है। ओके, अब यहाँ पर जैसे हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं तो जो मार्क डाउन वाली चीज़ें हैं वो हाइड हो जाती है, और जो नॉर्मल हेडिंग दिखता है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। कभी कभी शायद ऐसा आपको दिखेगा नहीं, तो वहाँ पे ना आपको एक सेटिंग करनी होती है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आई थिंक सेटिंग के अंदर हम जाएंगे यहाँ पर, और डिफ़ॉल्ट एडिटिंग मोड जो है ये लाइव प्रीव्यू पे दिया हुआ है, जो कि अभी आपने देखा। अगर ये सोर्स मोड पे अगर है आपके केस में तो आपको हमेशा इस तरह से मार्क डाउन सिंटैक्स ही यहाँ पर दिखेगा, जो कि इतना दिखने में अच्छा नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा इसको प्रीव्यू मोड के ऊपर ही, लाइव प्रीव्यू के ऊपर ही रखता हूँ, ताकि ये दिखने में भी थोड़ा अच्छा लगे, और हवर करने के बाद ही ये जो मार्क डाउन है वो आपको दिखेगा, इसका सिंटैक्स। ओके, सो ये एक चीज़ इसके अंदर है। अभी एक काम करते हैं, मैं इन दोनों को डिलीट करने वाला हूँ। ठीक है, दोनों नोट्स डिलीट करते हैं, और ये भी डिलीट करते हैं। और अभी एक चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस तरह से नोट करने का मेरा ये एक बहुत बड़ा रीज़न है क्यों मैं ऑब्सिडियन को यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले ना इशू को समझते हैं। तो आपने रैबिट होल इशू के बारे में सुना होगा। कभी कभी क्या होता है ना, हम किस चीज़ को सीखने के लिए जाते हैं और इसको सीखते सीखते और कहीं पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा।
मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपको इवेंट लूप के बारे में सीखना था, तो आपने थोड़ा सा डिग करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आपको पता चला कि अच्छा मल्टी थ्रेडिंग भी एक चीज़ होती है, तो आपने उसके बारे में सीखना शुरू कर दिया। और उसको सीखते सीखते आपको पता चला कि एक कॉन्करेंसी भी एक चीज़ होती है, तो आपने उसको सीखना शुरू कर दिया। फिर कॉन्करेंसी सीखते सीखते आपको पता चला कि अच्छा ये गोलैंग में बहुत अच्छी होती है, तो आप गोलैंग को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए। फिर उसको करने के बाद आपको चला कि चलो अभी इससे कुछ बनाना होगा हमें, तो आपने सर्वर्स के बारे में रीड करना शुरू कर दिया, उसके बारे में देखना शुरू कर दिया। फिर सर्वर्स बनाते बनाते आपको लगा कि स्प्रिंग बूट एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है जावा के अंदर, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो वहाँ पे आप चले गए, स्प्रिंग बूट को देखने लगे, फिर जावा ही यूज़ कर रहे, तो आपको लगा कि चलो जावा के अंदर डीएसए कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको सीखना था इवेंट लूप, लेकिन इवेंचुअली आप एक रैबिट होल के अंदर घुस के आप निकले और कहीं पे, और कुछ सीखना आपने वहाँ पर शुरू कर दिया। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ऐसा अगर प्रॉब्लम आपके साथ है, तो ये मुझे लगता है कि सभी के साथ ऐसे होता है। तो इसका एक सॉल्यूशन है जो कि मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम इस तरह से रैबिट होल के इशू से बच सकते हैं ऑब्सिडियन की मदद से। तो चलिए वापस चलते हैं ऑब्सिडियन के ऊपर। तो अभी मैं आपको एक नोट लेने का तरीका बताता हूँ जो मुझे लगता है कि सही तरीका है, और वो है माइक्रो नोट्स। इसका मतलब जो नोट्स हम लेते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है कि एक ही पेज के ऊपर सारी चीज़ें लिख दी, वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा बाद में उसको रिवाइज करने के लिए या फिर कनेक्शन करने के लिए, सर्च करने के लिए। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, माइक्रो नोट्स यूज़ करते हैं। कम से कम इंफॉर्मेशन एक नोट के ऊपर हम रखेंगे। तो लेट्स से कि हम जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, ठीक है, अभी जावास्क्रिप्ट का ही एग्जांपल लेके हम चलेंगे। तो जावास्क्रिप्ट सीखते सीखते आप किसी यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, तो आपने एक नोट बना दी, ठीक है। मैं इसको नाम देता हूँ जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन। लेट्स से ऐसा आपने टाइटल इसको दे दिया, एंड इसके अंदर कुछ ऐसे लिख दिया कि आपने उसके अंदर देखा था जावास्क्रिप्ट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which is used in web development, और इस तरह से it has। सो ये हमारी छोटी सी नोट है। इसके अंदर हमने लिखा है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसके अंदर डेटा टाइप्स आते हैं। कोर जो पावरफुल फीचर है वो है इवेंट लूप, जिसकी मदद से हम एसिंक्रोनस कोड लिख सकते हैं, राइट। सिंपल सी नोट है। अब देखिए, अब यहाँ पर जनरली क्या होगा ना, आपको क्या करना है, इस चीज़ को फिर से रीड करना है और देखना है कि इस लाइंस के अंदर कोई ऐसा वर्ड है जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है। तो लेट्स से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पता है, जावास्क्रिप्ट तो सीख ही रहे हैं, वेब डेवलपमेंट पता है, इट हैज़ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ओके, सो मुझे लगता है कि ये डेटा टाइप्स जो है ना, मुझे थोड़ा सा ब्लरी है मेरे लिए। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस डेटा टाइप को ऐसे दो ब्रैकेट्स ओपन करूँगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पर इस तरह से क्लोज करूँगा, ठीक है। ये जो अभी हमने किया है इसको हम बोलते हैं एम्प्टी लिंक्स। ऑब्सिडियन के अंदर एक लिंक हमने बनाई है, एक नोड की लिंक जो दूसरे नोड से कनेक्टेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये एम्प्टी है। इसका मतलब डेटा टाइप्स के ऊपर कोई भी नोड अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन लिंक हमारी रेडी है। देखिए कितना पावरफुल है, मतलब नोड बनने से पहले एक लिंक हमारी रेडी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कोर फीचर पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट इज इवेंट लूप। मे बी इवेंट लूप इंटरेस्टिंग लग रहा है, जो मुझे नहीं पता है क्या है, तो मैं ऐसे इसको भी इस तरह से एम्प्टी लिंक बनाऊंगा इसकी, एंड विच हेल्प्स टू राइट एसिंक्रोनस कोड। मे बी एसिंक्रोनस कोड के बारे में मुझे नहीं पता कि क्या होता है एसिंक्रोनस कोड, तो मैंने ऐसे इस तरह से जो एम्प्टी लिंक है वो बना दी। अब देखना, अब यहाँ पर आपको खुद को डिसाइड करना है कि देखो भाई, मुझे अगर ये सीखना है तो अभी मेरे लिए क्या प्रायोरिटी है। क्या मुझे अभी इवेंट लूप के अंदर जाके डीप डाइव करना है और उसके बारे में पढ़ना है बहुत सारी चीज़ें? क्या मुझे डेटा टाइप्स अभी पढ़ना है? मे बी इस केस में आपको शायद पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, लेकिन रियल वर्ल्ड के अंदर क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे आपके नोट के अंदर जो आपके हायर प्रायोरिटी के ऊपर नहीं होते हैं। जो हमने एनिमेशन के अंदर देखा था कि आपको डायरेक्टली अभी कॉन्करेंसी सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो
आप बाद में भी कर सकते हो। तो इस केस में इस डिसीजन को आप लेके आप क्या करते हो, जो टॉपिक्स जो भी है उसकी आप बस एम्प्टी लिंक्स जो है वो क्रिएट करते जाते हो, उसको अभी एक्सप्लोर नहीं करते हो। बट इसका मतलब ये होता है कि इवेंचुअली आप इसको एक्सप्लोर करोगे। अभी के लिए आपको लगा था कि ये ज़रूरी है, कनेक्टेड चीज़ है, लेकिन अभी आप इसको एक्सप्लोर नहीं करोगे और इससे हम रैबिट होल से बचते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इसका कलर जो है ना, ये थोड़ा सा डार्क पर्पल आपको लगेगा इस लिंक का, ठीक है। अब इसका पावरफुल चीज़ मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इससे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो नॉलेज गैप है उसको हम देख सकते हैं। कैसे देखना है, देखिए यहाँ पर कमांड P अगर टाइप करोगे और इसके अंदर करते हैं लोकल ग्राफ, इस तरह से ओपन लोकल ग्राफ अगर आप ओपन करोगे, मैं साइड बार बंद कर लेता हूँ एंड यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखना इस ग्राफ को, ठीक है। देखिए यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन हमारे पास ये नोट है और ये कनेक्टेड है इन 3 नोड से, लेकिन इसका कलर अगर आप देखोगे ये एकदम डार्क ग्रे है। इसका मतलब होता है कि ये एम्प्टी नोट है, इसके ऊपर अभी तक हमने काम नहीं किया है। लेकिन फ्यूचर में जब भी आप इस टॉपिक को देखोगे तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक के बारे में आपका नॉलेज गैप क्या है, क्या आपका एक्सप्लोर करना अभी तक बचा है। तो अगर आप उस टाइम पर आपके पास टाइम है तो आप उसको एक्सप्लोर करने जा सकते हो। ओके, सो ये चीज़ है और ये बहुत ही छोटे लेवल पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन ट्रस्ट मी जब भी ये जो ग्राफ है वो बड़ा होते जाएगा तभी आपको एग्जैक्टली आपको उस सब्जेक्ट के अंदर कहाँ पर गैप है, कहाँ पर आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, वो चीज़ें विजुलाइज हो जाएगी। अब लेट्स से कि यहाँ पर हमने डिसाइड किया कि हम जावास्क्रिप्ट सीख ही रहे तो डेटा टाइप्स को एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं साइड बार ओपन करता हूँ फिर से, डेटा टाइप जो लिंक है इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करते तब वो नोट बनती है। देखिए पहले एम्प्टी थी लेकिन नोट फाइल ऐसा नहीं थी हमारे पास, लेकिन जब भी क्लिक करते हैं तभी वो एक नोट बनेगी। और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से कि आपने डेटा टाइप्स का कोई वीडियो देखा यूट्यूब के ऊपर और वहाँ पर नोट लेना शुरू कर दिया। तो लेट्स से कि यहाँ पर आपने लिखा जावास्क्रिप्ट हैज़ मे बी 8 डेटा टाइप्स, है ना, ऐसे कुछ लिखा। उसके अंदर है कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और यहाँ पर आपने लिस्ट कर दी इसकी अनडिफाइंड। और अगेन यहाँ पे प्रॉपर मार्कडाउन फॉर्मेट आप कर सकते हो तो प्रॉपर स्ट्रक्चर भी आपको मिलेगा। नंबर मे बी स्ट्रिंग है हमारे पास, नॉट नंबर है, एंड उसके बाद क्या है, बुलियन है हमारे पास, उसके बाद है सिंबल है एक, राइट। तो ये सारी हो गई प्रिमिटिव। एंड मे बी हमारे पास एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो कि है ऑब्जेक्ट, राइट। और ऑब्जेक्ट के अंदर भी कुछ सब चीज़ें इसके अंदर हैं जो कि हो सकती है। यहाँ पर करते हैं ऑब्जेक्ट इंक्लूड्स, ओके, इस तरह से, एंड मे बी प्लेन ऑब्जेक्ट्स, देन अरेज वी हैव, राइट। उसके बाद फंक्शंस हो सकती है या फिर डेट ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर जो भी इनबिल्ट जो ऑब्जेक्ट्स है वो आपके नॉन प्रिमिटिव के अंदर आएंगे, राइट। तो इस तरह से आपने डेटा टाइप्स के ऊपर ये जो नोट है वो बनाई है। और अभी आप अगर वापस चलते हो तो बैक जाके यहाँ पे भी देख सकते हो। तो आप इसका कलर देखना, डेटा टाइप्स का कलर थोड़ा सा लाइट हो चुका है और ये अभी भी डार्क कलर है। इसका मतलब ये एम्प्टी है, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अगर आप लोकल ग्राफ ओपन करोगे तो आप जो चेंजेस है वहाँ पर आप देख पाओगे। अभी देखिए ये जो है, देखिए थोड़ा सा ना आप आल्ट और दबा के स्क्रॉल अगर करते हो माउस पे तो ये जूम हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए डेटा टाइप्स, अब आपको पता चल रहा है कि डेटा टाइप्स जो है इसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन अभी भी आपका ये जो एरिया है इसके ऊपर अभी आपने काम नहीं किया है। तो इस तरह से फ्यूचर में आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाती है कि आपको कहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहिए। ये आइडिया है गाइस। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ और एक आपको चीज़ दिखाता हूँ। लेट्स से कि इवेंट लूप के ऊपर भी हमने एक बना दी नोट्स। लेट्स से इवेंट लूप इज़ एन इन्फिनाइट वाइल लूप, ठीक है, ऐसा कुछ लिख लेते हैं, विच हेल्प्स टू रन कोड। एंड यहाँ पर करते हैं एसिंक्रोनसली, हाँ ऐसे कुछ करते हैं। एंड अब देखना यहाँ पे ये लाइन हमने यहाँ पर लिखी है,
अब एसिंक्रोनस चीज़ यहाँ पर आई थी हमारे पास, यहाँ पर एक एसिंक्रोनस कोड नाम से एक चीज़ थी, राइट। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है ना ये रिलेटेड है, तो और हमेशा हमें कोशिश करनी है कि चीज़ों को आप कनेक्ट करते जाइए। जितना आप कनेक्ट करोगे उतना अच्छा होगा, उतना इफ़ेक्टिव तरीके से आपके जो नोट्स है वो बनेंगे। तो मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर इस तरह से इसको मैं नोट बना देता हूँ इस तरह से। लेकिन अब मैं देखिए इसके अंदर ना और एक चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्ड था यहाँ पे हमारा एसिंक्रोनसली और यहाँ पर जो है एसिंक्रोनस कोड, ये दो अलग एम्प्टी नोट्स हैं। अगर आप चाहते हो कि इसी नोट को इसको कनेक्ट कराना है तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पर आते हैं इस ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पर स्टार्टिंग में टाइप करोगे एसिंक्रोनस कोड, आपको ड्रॉप डाउन में दिखेगा, आपको एंटर करना है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, एसिंक्रोनस कोड ऐसा लिखेंगे तो ये जो पहले एसिंक्रोनसली लिखा हुआ था ना वो चला जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लिंक हो एसिंक्रोनस कोड से, बट यहाँ पे डिस्प्ले वर्ड हो वो अलग हो। तो मैं यहाँ पर ऐसे पाइप देके यहाँ पर कर सकता हूँ एसिंक्रोनसली, ठीक है। ऐसे अगर करेंगे तो आपको डिस्प्ले टेक्स्ट दिखेगा एसिंक्रोनसली, बट ये कनेक्टेड है किससे, हमारा जो ये वाली एसिंक्रोनस कोड वाली जो नोट है जो कि अभी तक बनी नहीं है, एम्प्टी है वो, लेकिन फ्यूचर में वो दिखेगा। देखिए यहाँ पर अगर ओपन ग्राफ करते हैं तो अभी ओके यहाँ पर देख लेते हैं, ये इवेंट लूप के ऊपर अगर जाओगे आप तो आप देख सकते हो इवेंट लूप जो है वो कनेक्टेड है एसिंक्रोनस कोड से, एंड जावास्क्रिप्ट जो है ये भी कनेक्टेड है एसिंक्रोनस कोड से। तो इस तरह से चीज़ें आपकी कनेक्टेड है और जब भी आप कोई चीज़ को एक्सप्लोर करने जाओगे तो तभी आपको पता चलेगी कि इससे रिलेटेड चीज़ें कौन सी हैं। सो ये एक चीज़ है। और जो डेटा टाइप हमने किया था, मे बी इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको नहीं पता है, तो मे बी अभी आपको नहीं जाना है इसके अंदर। लेट्स से सिंबल है तो मैं सिंबल को एक एम्प्टी लिंक बना देता हूँ। मतलब मैंने अभी डिसाइड किया कि हाँ सिंबल के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन फ्यूचर में मे बी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसकी एम्प्टी लिंक यहाँ पर बना के रखूँगा, लेकिन अभी नहीं इसको एक्सप्लोर करूँगा। ये मेन इसके अंदर की है। तो इस तरह से चीज़ें हम करते हैं। एंड अगर अभी देखते हैं तो आप देख सकते हो हम जावास्क्रिप्ट के अंदर आते हैं तो डेटा टाइप्स, इवेंट लूप, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है। एंड डेटा टाइप्स के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर डेटा टाइप्स के अंदर जावास्क्रिप्ट से कनेक्टेड है, एंड सिंबल जो कि डार्क ग्रे है, इसका मतलब फ्यूचर में इसको हमें एक्सप्लोर करना है। तो ये एम्प्टी लिंकिंग की ये कॉन्सेप्ट है और ये वो रीज़न है जिसकी वजह से मैंने ऑब्सिडियन यूज़ करना शुरू किया है। इसकी वजह से बहुत ही चीज़ें ड्रामेटिकली मेरे लाइफ के अंदर चेंज हुई है। वो जो रैबिट होल वाला जो इशू था इसकी वजह से वो चला गया है। अब ये हुआ लिंकिंग का। इसके अंदर और एक बहुत ही पावरफुल फीचर है जो कि है टैगिंग। अब टैगिंग क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए किसी भी चीज़ को ना हमें कभी कभी ग्रुप करने की ज़रूरत होती है और उसको हमें विजुलाइज करना होता है बाय कलर्स, ठीक है। ये सिर्फ इसका एक रीज़न नहीं है, और भी रीज़न है। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि टैगिंग यूज़ कैसे करते हैं। सो देखिए लेट्स से हम जावास्क्रिप्ट यहाँ पर सीख रहे हैं तो मे बी आई विल क्रिएट अ टैग कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ पर राइट जो है 3 डॉट्स, यहाँ पर इसके ऊपर अगर हम आते हैं तो टैग्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं। टैग्स को जस्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आके आप क्या करो, एक हैश एंड यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ऐसे लिखोगे तो जो है टैग क्रिएट हो जाएगा। लेकिन मैं जो प्रिफर करता हूँ वो करता हूँ प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। तो हर एक पेज के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं जो कि ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे होता है इसका। तो यहाँ पर राइट साइड में ऐड फाइल प्रॉपर्टी इस तरह से करेंगे और इसके अंदर आप देख सकते हो CSS क्लासेस, एलियास आप ले सकते हो और टैग्स हमारे केस में चाहिए। और यहाँ पर मैं करूँगा जावास्क्रिप्ट, एंटर, और आप देख सकते हो कि मल्टीपल टैग्स आप इस फाइल को दे सकते हो। तो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा इजी इसकी वजह से होगा। तो अब देखिए यहाँ पर टैग हमने ऐड कर दिया एंड इवेंट लूप जो है ये भी हमारा इसी रिलेटेड है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी टैग करना चाहूँगा। तो यहाँ पर करते हैं ऐड फाइल प्रॉपर्टी, टैग्स एंड जावास्क्रिप्ट, और सेम फॉर डेटा टाइप्स यहाँ पर करते हैं इस तरह से एंड ऐड फाइल प्रॉपर्टी, टैग्स, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तीनों को हमने टैग कर दिया।
अब हम क्या कर सकते हैं, अब सबको क्लोज करेंगे एंड यहाँ पर अगर करते हैं ग्राफ, ओपन ग्राफ व्यू, तो अब देख सकते हो कि ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है अभी, ठीक है। देखिए चीज़ें कैसे कनेक्टेड है वो यहाँ पर आपको दिखेंगी। जावास्क्रिप्ट, एसिंक्रोनस कोड, इवेंट लूप से कनेक्टेड है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरह से करूँगा क्लिक और हमें जाना है ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है। बाय द वे यहाँ पर आप फिल्टर्स वगैरह लगा सकते हो, टैग्स दिखाने हैं नहीं दिखाने हैं, तो मैं टैग्स को एनेबल करूँगा सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जावास्क्रिप्ट टैग यहाँ पर आपको दिख रहा है जो कि ग्रीन कलर में दिखता है। ऑर्फन्स आप एनेबल कर सकते हो। ऑर्फन्स मतलब ऐसी नोट्स जो अभी तक किसी नोट से कनेक्टेड नहीं है। और आप देख सकते हो कि अगर कोई नोट, कोई इन्फॉर्मेशन अगर किसी से कनेक्टेड नहीं है तो उसको ऑर्फन कहा जाता है। कुछ ज़्यादा फ़ायदे की वो होती नहीं है यहाँ पर इस केस में हमारे लर्निंग में, तो इसको ऑर्फन्स बोला गया है। तो हमेशा हमें मेक श्योर करना है कि नोट्स आपकी कनेक्टेड है एक दूसरे से, इन्फॉर्मेशन, ओके। उसके बाद यहाँ पर और भी ऑप्शंस है, लेकिन जो हमें यूज़ करना है वो है न्यू ग्रुप। हम इस तरह से ग्रुप करते हैं। लेट्स से हम इसको येलो कलर देते हैं, ये जावास्क्रिप्ट है तो मैं येलो चूज़ करूँगा यहाँ पर समहाउ, हाँ ऐसे कुछ करते हैं। और यहाँ पर मैं बोलूँगा क्वेरी जो है हमारी, आप देख सकते हो पाथ फाइल के हिसाब से भी ग्रुप कर सकते हो। मैं टैग के हिसाब से ग्रुप करूँगा और जावास्क्रिप्ट टैग, ओके। इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि जावास्क्रिप्ट जिससे भी हमने टैग किया है, जो नोट्स है उनको ये येलो कलर देगा, देखिए इस तरह से। तो ये तो अभी बहुत सिंपल है, लेकिन आपके पास जब भी बहुत सारे टैग्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप इसको इस तरह से विजुलाइज कर सकते हो। तो इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि आपका किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कहाँ पे आपने ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, आपको किस और दूसरे सब्जेक्ट के अंदर एक्सप्लोर करना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। मैं आपको जल्दी से ना मेरा एक जो ब्रेन है वो दिखाता हूँ। तो ये मेरा सेकंड ब्रेन है और यहाँ पर करते हैं ओपन ग्राफ व्यू। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग कलर्स हमने यूज़ किए हैं। येलो जो कलर है वो DSA के लिए है, यहाँ पर ये जो है ये सिस्टम डिज़ाइन के लिए है। तो इससे आइडिया लग जाती है कि क्या एग्जैक्टली किस चीज़ में थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर दिख जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये यूज़फुल होता है। चलिए वापस चलते हैं हमारे ब्रेन के ऊपर। वापस हम आ चुके हैं और यहाँ पे ना एक बटन है, मैं आपको एक कूल चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। टाइम लैप्स हम कर सकते हैं कि किस टाइम पर ये हमारी सारी नोट्स क्रिएट हुई थी। तो ये एक एनिमेशन दिखाता है, तो उसको भी आप थोड़ा सा बोर होने के बाद देख सकते हो। तो देखिए नाइस, ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं गाइस, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके जस्ट जो है वो समझ में आ रही है कि किस तरह से ये कितनी पावरफुल चीज़ें हो सकती है। जैसे ही आपके जो नोट्स है वो बढ़ती जाएगी, आपका जो डिजिटल गार्डन है वो बढ़ते जाएगा। ऑलराइट, अभी ये तो हमें समझ में आया कि कैसे हम सारी चीज़ें कर सकते हैं इस तरह से। एक चैलेंज ये आता है कि कैसे हम इसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाए, जिससे हम इसको जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो उसको हम लोकेट कर पाए। तो उसके लिए हम एक क्या कर सकते हैं कि फोल्डर्स बना सकते हैं। लेट्स से जावास्क्रिप्ट है तो जावास्क्रिप्ट के लिए एक फ़ोल्डर बना दिया और इसको पूरा हमने उसके अंदर मूव कर लिया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ये फोल्डर क्रिएट कर सकते हो आप। बट मैं इससे भी आपको एक प्रूवन मेथड के बारे में बताने वाला हूँ जो कि है पैरा, ठीक है। इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, जिसकी मदद से आप बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से आपकी जो पूरी लाइफ है उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो इस एप्लीकेशन के अंदर। ये जो पैरा मेथड है ये इन्वेंट की है टियागो फोर्टे इन्होंने। यूट्यूब के ऊपर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख पाओगे वीडियोस। इसके अंदर क्या है बेसिकली, ये जो पैरा है हर एक लेटर का एक मतलब होता है। सबसे पहले जो P है उसका मतलब होता है प्रोजेक्ट्स, और प्रोजेक्ट्स मतलब ऐसी वो चीज़ें होती है जिसकी डेडलाइन होती है। मतलब लेट्स से कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया है, आपको कोई AI प्लेटफॉर्म बनाना है, इंटरव्यू प्लेटफॉर्म, तो वो एक प्रोजेक्ट हो सकता है क्योंकि उसकी एक डेडलाइन होती है कि मुझे 2 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। तो एक डेडिकेटेड उसकी डेडलाइन है, तो इसकी वेल डिफाइंड डेडलाइन है, वो होते हैं प्रोजेक्ट्स। और जिसका गोल होता है कि एंड होने के बाद मेरा ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट होना चाहिए, इस तरह से एक गोल इसका होता है, वो सारे होते हैं प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ये होता है P। उसके बाद होता है A फॉर एरियाज़, और एरियाज़ के अंदर होता है कि जो भी आपका ऑनगोइंग मेंटेनेंस चल रहा है। लेट्स से कि आप वर्कआउट करते हो डेली बेसिस पे और
वर्कआउट जो है ये आपका लाइफ टाइम चलने वाला है, ऐसा कोई इसका मतलब ये नहीं है, डेडलाइन नहीं कि यहाँ तक करूँगा फिर नहीं करूँगा, राइट। तो वो होता है एरियाज़, या फिर आपको आपके टैक्सेस हो गए जो आपको लाइफ टाइम टैक्सेस भरने होते हैं, तो वो आपके एरियाज़ के अंदर आते हैं। किड्स के बारे में, अगर आपके बच्चे हैं तो उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो तो चलती रहेगी, राइट। इसका कोई डेडलाइन नहीं है, तो वो चीज़ें जो है वो एरियाज़ के अंदर आती है। उसके बाद यहाँ पर ये जो होते हैं ना एरियाज़, ये कभी कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो ये एरियाज़ है। उसके बाद है आर फॉर रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो कि कोई भी टॉपिक हो सकता है, जो भी ऑनगोइंग इंटरेस्ट है आपका, उसके अंदर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है। मे बी ये फ्यूचर के लिए इंस्पिरेशन हो सकती है। अभी ये जो रिसोर्स है इसका अभी आपको यूज़ नहीं है, बट मे बी फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट के अंदर ये यूज़ हो सकता है। ये होते हैं रिसोर्सेज। लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ, आप लिंक्डइन वगैरह, ट्विटर वगैरह जब स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है कि यूज़फुल यूआई लाइब्रेरीज, वो जो है वो रिसोर्स है। मे बी अभी आपको इसको यूज़ नहीं करना है, बट इंस्पिरेशन के लिए आप उसको स्टोर कर सकते हो रिसोर्स के अंदर, जो कि फ्यूचर किसी प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ हो सकता है। उसके बाद है ए फॉर आर्काइव्स। आर्काइव्स मतलब जो भी प्रोजेक्ट्स आपके इनएक्टिव हुए हैं, फ्रॉम प्रोजेक्ट्स, एरियाज़ और रिसोर्सेज, जो चीज़ें अभी यूज़ नहीं हो रही है और होगी भी नहीं। लेट्स से जो प्रोजेक्ट था एआई मॉक इंटरव्यू, वो कंप्लीट हो गया, तो अब उसको डिलीट नहीं करना है, प्रोजेक्ट से उसको मूव करना है आर्काइव्स के अंदर। ये चीज़ आपको याद रखनी है, चीज़ों को डिलीट नहीं करते हैं हम, आर्काइव्स के अंदर मूव करते हैं, ताकि मे बी फ्यूचर में कभी रेफरेंस लेने की ज़रूरत पड़े तो वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सो ये है पैरा मेथड। और ये इसके अंदर क्या करते हैं हम बेसिकली, ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये 4 फोल्डर्स हमारे बनते हैं, और जो नोट होगी हर एक नोट, उसको हम क्वेश्चन करेंगे कि ये नोट इनमें से किसके अंदर बिलोंग करती है। लेट्स से कि ये नोट अगर मैं कोई एजेंटिक फ्रेमवर्क की नोट है, तो मे बी मैं उसको प्रोजेक्ट के अंदर मूव करूँगा जो मेरा एआई मॉक इंटरव्यू का प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि उसके अंदर वो यूज़ होगी। इस तरह से मैं वहाँ पे मूव कर सकता हूँ। यूआई लाइब्रेरीज लिस्ट की एग्जांपल ली थी, उसको हम रिसोर्सेज के अंदर कर सकते हैं। मे बी आपका टैक्स का कुछ नोट आपने लिखा हुआ है, कुछ टेबल बनाया हुआ है, कितने टैक्सेस आपने दिए हैं वगैरह वगैरह, वो आप एरियाज़ के अंदर कर सकते हो। वर्कआउट से रिलेटेड कोई आपने नोट्स लिखी है, डाइट के बारे में नोट लिखी है, तो वो एरियाज़ के अंदर मूव करोगे। तो इस तरह से हम 4 फोल्डर्स बनाएंगे, और इन 4 फोल्डर्स के अंदर जो हमारी नोट्स होगी उसको हम कैटेगराइज या फिर सॉर्ट करेंगे बेसिकली। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे सेकंड ब्रेन के अंदर। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फोल्डर बनाएंगे, और यहाँ पर मैं 1 ऐसे लिखूंगा, और इसका रीज़न है मैं चाहता हूँ कि ये चारों फोल्डर्स जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रहे, राइट। उसके लिए हम नंबर्स यहाँ पर शुरू में यूज़ करेंगे ताकि वो सॉर्टेड ऑर्डर में रहे, और यहाँ पर इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्ट्स, ठीक है। उसके बाद और एक फोल्डर हम क्रिएट करेंगे, 2 नाम इसको देंगे, एंड ये है एरियाज़। एंड उसके बाद तीसरा फोल्डर जो कि कौन सा है हमारा, तीसरा है रिसोर्सेस, एंड फोर्थ है आर्काइव्स, ठीक है, आर्काइव्स। इस तरह से 4 फोल्डर्स हो गए। अब इसको हम नोट्स को सॉर्ट करेंगे इसके अंदर। डेटा टाइप्स क्या लगता है आपको, ये इनमें से किसके अंदर आ सकता है? क्या ये प्रोजेक्ट है? मे बी नॉट, प्रोजेक्ट के अंदर ये यूज़ नहीं होगा। मे बी अगर आप एजुकेटर हो, यूट्यूब के ऊपर अगर कुछ बना रहे हो, तो मे बी आपके लिए जावास्क्रिप्ट कोर्स ये एक प्रोजेक्ट हो सकता है, और उस केस में अगर आपके पास ये नोट है तो मैं उसको मे बी प्रोजेक्ट के अंदर शिफ्ट करूँगा, क्योंकि वो मेरे प्रोजेक्ट का पार्ट है। जब भी मैं उस कोर्स को रिकॉर्ड करूँगा तो ये नोट उसके अंदर यूज़फुल हो सकती है, तो इस केस में मैं प्रोजेक्ट के अंदर इसको मूव कर सकता हूँ। लेकिन अभी हम लर्निंग कर रहे हैं, अगर इस हिसाब से देखें तो जो डेटा टाइप्स है वो मेरे हिसाब से एरियाज़ का पार्ट है, क्योंकि ये एक नॉर्मल लर्निंग है जो कि हमारी कंटिन्यूसली, जावास्क्रिप्ट कंटिन्यूसली आपको सीखना पड़ेगा, राइट। उसकी कोई डेडलाइन नहीं है, तो उसको हम एरियाज़ के अंदर मूव करेंगे। इवेंट लूप सेम, एंड जावास्क्रिप्ट सेम, इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पर ना एक काम करते हैं, एक नोट बनाते हैं, एंड लेट्स से ये नोट है टॉप 5 UI लाइब्रेरीज, ओके। एंड यहाँ पर ऐसे करते हैं live1, live2,
इस तरह से हमने बना दी, ठीक है। लेट्स से आपने लिंक्डइन के ऊपर देखा या फिर कहीं पे भी देखा और उसकी नोट आपने लेके लिंक्स वगैरह सब बना के यहाँ पर डाल दी। तो अब ये कहाँ पे जाएगा, क्या लगता है आपको? मैं इसको मूव करूँगा रिसोर्सेज के अंदर, क्योंकि ये एक रिसोर्स है, ना किसी प्रोजेक्ट से ये रिलेटेड है, लेकिन एज अ रिसोर्स इसको मैं यूज़ करूँगा। मे बी फ्यूचर में किसी प्रोजेक्ट के अंदर ये यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको मूव कर दिया। अब लेट्स से कि मैं एजेंटिक फ्रेमवर्क के बारे में सीख रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर करता हूँ हाउ टू मेक एन एजेंट, ऐसे नोट हम बना रहे हैं। एंड लेट्स से यूज़ LangGraph वगैरह वगैरह इस तरह से। लेट्स से कि पूरी नोट हमने बना दी है इसके अंदर। तो ये नोट कहाँ पे जाएगी? लेट्स से कि मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो मैं इसके अंदर एक फोल्डर बना सकता हूँ, ठीक है। इसको मूव करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एक फोल्डर बना सकते हैं, या फिर टैग्स जो हमने देखे थे, विदाउट फोल्डर अगर रखना है तो सारी जो नोट्स है वो प्रोजेक्ट्स के अंदर डंप कर दो, लेकिन उसको टैग दे दो उस प्रोजेक्ट के नाम से। तो लेट्स से दोनों में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको रीनेम करते हैं AI इंटरव्यू प्लेटफॉर्म करते हैं, इंटरव्यू प्लेटफॉर्म इस तरह से। एंड ये चीज़ है, ये मुझे लगता है कि ये यूज़फुल होगी मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर मुझे एजेंट्स बनाने हैं, तो ये नोट वहाँ पे चाहिए होगी। तो ये एक चीज़ हो गई। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक टैग हम दे सकते हैं। तो टैग देने के लिए हमने देखा था कि यहाँ पर आपको जाना है एंड यहाँ से ऐड फाइल प्रॉपर्टी आपको करनी है, एंड यहाँ पर टैग्स, और एक नया टैग हम करेंगे क्रिएट AI इंटरव्यू प्लेटफॉर्म, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। एंड इसको हमने टैग कर दिया। तो इसको अभी मैं क्लोज करूँगा और मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ग्राफ देखेंगे तो आप देख सकते हो ये टैग यहाँ पर आ चुका है। इसको कलर अब अगर आपको देना है अलग, तो मैंने आपको दिखाया था, ग्रुप बना के उसको दे सकते हो। तो देखिए, जब भी मैं ये जो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूँगा तो मैं इसको क्लिक करूँगा इस तरह से, ठीक है। या फिर एक चीज़ मैं ये कर सकता हूँ, मैं आपको यहाँ पे आके दिखाता हूँ। लेट्स से यहाँ पर एक फाइल है, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ग्राफ व्यू नहीं, लोकल ग्राफ, ठीक है। लोकल ग्राफ और ग्राफ व्यू जो है वो पूरे नोड्स दिखाता है। लोकल ग्राफ जो है वो करंट नोड से क्या क्या कनेक्टेड है वो दिखाता है। तो मैं लोकल ग्राफ को ओपन करूँगा एंड मैं इसको क्लोज करता हूँ, ठीक है। साइड बार करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास एक ही नोट है इसके बारे में, हाउ टू मेक एन एजेंट, ठीक है। मुझे प्लेटफॉर्म बनाना है। लेट्स से कि फ्यूचर में मैंने और एक नोट ले ली कि यहाँ पे हाउ टू कॉल ओपन AI APIs, दिस इज़ द नोट फॉर दैट, ठीक है। ऐसे नोट ले ली और मैं जल्दी से इसको भी टैग करूँगा। तो इसको टैग करने के लिए हम करेंगे टैग्स एंड AI प्लेटफॉर्म से टैग करेंगे। अब यहाँ पर अगर देखते हैं, देखिए मुझे जाना पड़ेगा, इसको मूव नहीं किया तो भी ग्राफ में दिखेगा, बट मूव करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर। एंड यहाँ पर अगर चलते हैं और मैं अभी ओपन करता हूँ लोकल ग्राफ, सो यहाँ पर ये ग्राफ दिखा रहा है। एंड आई थिंक हमने यहाँ पर टैग्स लोकल ग्राफ के लिए डिसेबल किया था, इसकी वजह से नहीं दिख रहा था ये। तो यहाँ पर इस तरह से हम देख सकते हैं, और इसको अगर करते हैं, मुझे दूसरी नोट क्यों नहीं दिख रही, एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसके अंदर। एक काम करते हैं, जो मेन ग्राफ है उसको ओपन करते हैं एंड इसके अंदर देखते हैं। तो हाँ, ये देखिए, ये आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये इससे कनेक्टेड है। तो टैग्स जो होते हैं ना वो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं जब भी आप ओवरऑल जो आपका ग्राफ है उसको देखते हो, लेकिन जब भी लोकली आपको अगर देखना है तो उसके लिए आपका ज़्यादा यूज़फुल जो होता है लिंकिंग यूज़ होता है। मैं आपको उसके बारे में एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, अगर लोकल ग्राफ यहाँ पे ओपन करते हैं तो टैग कनेक्टिविटी यहाँ पर नहीं दिख रही है ज़्यादा जैसे चाहिए हमें, ठीक है। डेप्थ आई थिंक हम सेट कर सकते हैं, इसकी डेप्थ 2-3, मतलब इससे कनेक्टेड और कोई चीज़ें अगर है तो वो यहाँ पर दिखा सकता है। अभी तो एक ही दिखा रहा है, देखें ये इस नोड से एक ही कनेक्टेड है। टैग से क्या होता है, चीज़ों को ग्रुप किया जा सकता है हमारे मेन ग्राफ के अंदर, बट कनेक्शंस अगर यहाँ पर देखने हैं तो आपको कनेक्ट करना पड़ेगा समहाउ। तो मे बी मैं यहाँ पे इस तरह से लिख सकता हूँ कि दिस API कैन बी यूज्ड इन, इस तरह से करूँगा मैं, हाउ टू मेक एन एजेंट इन
इस तरह से मैंने किया है हाउ टू मेक एन एजेंट, लेकिन मैं यहाँ पर उसका डिस्प्ले टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं पाइप यहाँ पर इस तरह से दूंगा और यहाँ पर करूँगा इन लैंग ग्राफ। ठीक है, इस तरह से मैंने लिख दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, सेंटेंस तो हमारा ये बना कि दिस एपीआई कैन बी यूज्ड इन लैंग ग्राफ। कनेक्शन हमने कर दिया नोड से, लेकिन इससे कनेक्टेड नोड कौन सी है, अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे हाउ टू मेक एन एजेंट वाली नोट खुलेगी जहाँ पे लैंग ग्राफ के बारे में हमने दिया है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को लिंक कर सकते हो। और अभी अगर मैं कोई भी नोट यहाँ पर लोकल ग्राफ में ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप तुरंत ही देख पाओगे कि ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड है। ओके, और जब भी आप उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने जाओगे तो हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ नोट्स कनेक्टेड है और आपको कुछ भी चीज़ इसके अंदर ढूंढनी है तो वो आपको तुरंत यहाँ पर मिल जाएगी। सो ये तो था विजुअल पार्ट, और हमें विजुअल पार्ट तो चाहिए होता है, लेकिन अगर हमें जल्दी से कुछ फाइंड आउट करना है तो वो हम डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च उसका बहुत ही पावरफुल है। मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, लेट्स से हमने कुछ इवेंट लूप के बारे में देखा था, तो इवेंट जैसे लिखूँगा तो जितनी भी इवेंट लूप के बारे में चीज़ें थी वो आपको यहाँ पर दिखेगी, और इवेंट लूप आपको यहाँ पर देख पाओगे तो डायरेक्टली क्लिक करके उसकी जो नोट है आपको मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर लैंग ग्राफ के बारे में भी मैं कुछ देख रहा था, तो लैंग ग्राफ के बारे में ये सीधा खुल जाएगा यहाँ पर इस तरह से। तो आपके नोट्स के अंदर कहीं से भी आप इस तरह से सर्च कर सकते हो, और बहुत ही पावरफुल ये सर्च है, बहुत ही चीज़ें ये आपको फाइंड आउट करके देता है। तो इसको हम बोलते हैं नोट्स को सर्चेबल बनाना। अब ये बेसिक सर्च है, इसका एक एडवांस वर्जन मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाने वाला हूँ, तो वो वहाँ पे हम देखेंगे। तो अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ और ये ऐसे, ओके। और अब देख सकते हो इस तरह से हम पैरा मेथड को यूज़ करते हैं और सारी चीज़ें जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं फोल्डर्स के अंदर। ओके, सो अभी हमने नोट बनाना देखा है और उसको ऑर्गेनाइज करना देखा है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है कि हम जो डेटा है ना वो कंज्यूम बहुत अलग अलग रिसोर्सेज से करते हैं। तो क्या हमेशा हमें हमारे पास ये ऑब्सिडियन ओपन होना चाहिए अगर कुछ आप सीख रहे हो? यस, डेफिनेटली होना चाहिए। जब भी आज आप कुछ देख रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो आपके पास हमेशा नोट टेकिंग का ऑप्शन होना चाहिए। बट हमेशा ये ऑब्सिडियन ओपन करना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो उसका एक सॉल्यूशन मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, और दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम एक प्रॉपर फनल क्रिएट कर सकते हैं जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आप रिसोर्सेज, जहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूम कर सकते हैं और कंज्यूम करने के बाद उसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी मशीन, मैं कैसे चीज़ों को कंज्यूम करता हूँ, कैसे उसको डिस्टिल करता हूँ और कैसे उसको यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे सेकंड ब्रेन के अंदर। सो ये है मेरी मशीन, और ख़ास करके बोलूँ तो ये मेरी है कंटेंट क्रिएशन मशीन। अब रुकिए, अब सोच रहे होंगे कि अब ये कंटेंट क्रिएशन की है तो मैं क्यों देखूँ, राइट? मतलब आप क्यों देखो इसको, आप तो कंटेंट क्रिएशन नहीं करते हो। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, ठीक है? चाहे आप कंटेंट क्रिएशन ना करें, फिर भी ये जो मशीन है वो आपके लिए 100% इफ़ेक्टिव और यूज़फुल होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो फोर्थ पार्ट है ये ऑप्शनल होगा आपके लिए। अगर आपको कुछ क्रिएट नहीं करना है तो वो ऑप्शनल है, लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं वो हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरी है, हमारे सेकंड ब्रेन के लिए और हमारे इफ़ेक्टिव नोट टेकिंग के लिए। और वैसे भी अगर आप फोर्थ पार्ट कर लेते हो, चलो आपको वीडियो नहीं बनानी है लेकिन आप लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट बना सकते हो जो भी आपने डिस्टिल किया हुआ है, तो वो एक बेनिफिशियली होगा, आपकी जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव होगी और आप एक कम्युनिटी भी बिल्ड कर पाओगे। खैर वो थोड़ी सी अलग बात है, चलिए वो आपके ऊपर डिपेंड है। हम शुरू करते हैं लेफ्ट साइड से। तो देखिए, हम जो सोर्सेस कंज्यूम करते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो मेरे केस में जो है किंडल है। किंडल मतलब जहाँ पे हम बुक्स पढ़ते हैं, तो जो ई बुक्स है वो हम किंडल के अंदर पढ़ते हैं, किंडल डिवाइस के अंदर, तो वो एक सोर्स हो गया। हम ब्राउज़र के अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो वो ये वेब वाला पार्ट हो गया। उसके बाद फिजिकल बुक्स पढ़ते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, बहुत सारे थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। जब हम रास्ते से जा रहे होते हैं तो अचानक से कुछ माइंड में थॉट आ गया, तो वहाँ थोड़ी ना हम ऑब्सिडियन खोल के लिख देंगे तुरंत। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि ये जो थॉट्स होते हैं ना, ये एक बार बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं, ठीक है? और प्रॉब्लम ये है कि वो याद भी नहीं रहते हैं। तो आप इंश्योर करना कि जो भी थॉट आ रहा है आपके दिमाग में उसको आप रिकॉर्ड कर ले समहाउ,
तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर है मीटिंग नोट्स। आप किसी से बात कर रहे हो, कुछ मीटिंग हो रहे हो, तो उसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, तो उसकी नोट्स आप ले सकते हो। तो ये सारे मेरे सोर्सेस है इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करने के। मे बी आपके भी यही हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा और भी सारी चीज़ें, इसके अंदर कुछ चीज़ें हो सकती है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, इसको हम 4 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहली जो स्टेप होती है वो है कैप्चर। तो कैप्चर के लिए हमने देखा कि ये सारे सोर्सेस है, तो यहाँ से कैप्चर कैसे करना है इन्फॉर्मेशन को, वो भी एक ट्रिकी पार्ट है, क्योंकि हर बार हम डायरेक्टली ऑब्सिडियन के अंदर जाके मैनुअली नोट टाइप नहीं करना चाहते हैं। समहाउ इसको हमें ऑटोमेट करना है। तो ये जो किंडल वाला पार्ट है, तो किंडल के अंदर देखिए, यहाँ पर ना इस ऑब्सिडियन के अंदर बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा आगे जाके सेटअप करके दिखाऊंगा, बट हमने यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स यूज़ किए हैं। तो किंडल के लिए एक प्लगइन है, तो किंडल के अंदर जो मैं हाईलाइट करता हूँ, है ना, हम हाईलाइट करते हैं बुक्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वो हाईलाइट्स जो है वो सारी ऑटोमेटिकली हम हमारे ऑब्सिडियन के अंदर सिंक कर सकते हैं। उसके बाद वेब हाइलाइट्स, आर्टिकल पढ़ते हो और आर्टिकल के अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही यूज़फुल लगी, तो उसको आप हाईलाइट करते हो ब्राउज़र के अंदर, और वो डायरेक्टली सिंक हो जाती है आपके ऑब्सिडियन के अंदर। आप फिजिकल बुक जब भी पढ़ते हो तभी आपको डायरेक्टली ऑब्सिडियन के अंदर ही मैनुअली टाइप करना पड़ेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखते हो तो उसके लिए भी आपको डायरेक्टली टाइप करना पड़ेगा ऑब्सिडियन के अंदर। पॉडकास्ट के लिए भी सेम है। थॉट्स, देखिए थॉट्स ये वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये कहीं पे भी आ सकते हैं, राइट। ऑब्सिडियन हमारे पास नहीं होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको एक ऑटोमेशन दिखाऊंगा। बेसिकली हम क्या करते हैं, टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम का एक बॉट बनाते हैं, और वो आपके फ़ोन के अंदर ही है हमेशा, राइट। सो जब भी थॉट आएगा, बस उस बॉट को मैसेज आप भेज देना, जो भी थॉट है आपका। आप उसको ऑडियो के फॉर्मेट में भेज सकते हो, इमेज के फॉर्मेट में भेज सकते हो, और ये ऑटोमेटिक मेक श्योर करेगा कि आपके ऑब्सिडियन के अंदर वो सिंक हुआ है, उसने एक नोट बनाई है उसके लिए, ठीक है। ये बहुत बहुत पावरफुल है, और मैं बहुत ही एक्सटेंसिवली उसको यूज़ करता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कंटिन्यूसली सिंकिंग करता रहता है। कभी ये नेटवर्क एरर है आई थिंक मेरी, इसलिए आपको ये यहाँ पर दिख रहा है। तो ये टेलीग्राम का ही सिंकिंग अभी चल रहा है। तो अभी मैं अपने ब्रेन के अंदर आपको ये वाली प्रोसेस दिखाता हूँ। सो यहाँ पर लेट्स से मैं साइड बार भी ओपन करता हूँ, एंड यहाँ पर देखिए कैप्चर नाम का एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, जिसके अंदर कैप्चर वाली जो सारी प्रोसेस है ना, वो सब रखते हैं हम। ये किंडल वाली देखिए, ये किंडल को अगर मैं ओपन करूँ इस तरह से, तो यहाँ पर आप देख पाओगे, लेट्स से मैंने एक बुक पढ़ा था ये वाला, नोड.जेएस डिज़ाइन पैटर्न्स, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारी हाइलाइट्स मैंने की थी, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आके एक नोट बनी है मेरी, ठीक है, किंडल फोल्डर के अंदर। तो अब देखिए ऑथर कौन है, रेफरेंस बुक का क्या है, क्या हाईलाइट की थी, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, मेक ईच प्रोग्राम डू वन थिंग वेल। तो ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने वहाँ पे हाईलाइट उसको किया था। तो ये चीज़ें यहाँ पर डायरेक्टली ऑब्सिडियन के अंदर आ गई, जो कि सर्चेबल है। लेकिन रुकिए, ये अभी तक एंड नहीं है। प्रॉब्लम यही है, हम जब भी नोट्स लेते हैं तो हम एक बार नोट लेते हैं और फिर भूल जाते हैं उसके बारे में। लेकिन मैं जो आपको मशीन आज दिखाने वाला हूँ, उसके अंदर ये एक सिंगल प्रोसेस नहीं होती है। अगर सच में आपको यूज़फुल नोट्स बनाने हैं जो सच में आपको हेल्प करेंगे, तो उसके लिए उस नोट को हमें मल्टीपल टाइम्स प्रोसेस करना होता है, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। सो इस तरह से किंडल जो है ये सिंक कर देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो है वेब हाईलाइट। यहाँ पर आप देख सकते हो वेब हाईलाइट। उसके लिए हम हाइपोथेसिस नाम से एक क्रोम एक्सटेंशन आता है, जिसको हम इंस्टॉल करेंगे ब्राउज़र के अंदर, और वहाँ पे हम कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हम हाईलाइट कर सकते हैं, और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। लेट्स से कि मैं यहाँ पर कुछ मिनी क्यूब के बारे में हाईलाइट कर रहा था, जब भी कुबरनेटिस के बारे में हम कोर्स के अंदर चीज़ें कर रहे थे, तो उसके अंदर यहाँ पर मिनी क्यूब के बारे में कर रहा था। तो ये हाईलाइट मैंने हमारे ब्राउज़र के अंदर की हुई है, ठीक है, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आके एक नोट उसकी क्रिएट हुई है, जो कि हो पाया है हाइपोथेसिस एक्सटेंशन की मदद से। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला है फिजिकल बुक्स, जो कि देखा हमने मैनुअली करना होता है। यूट्यूब पॉडकास्ट ये मैनुअली करना होता है। थॉट्स वाला दिखाता होगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। और थॉट्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक फोल्डर है, और इसके अंदर ये पूरा टेलीग्राम
जो है वहाँ से आया हुआ है, टेलीग्राम चैनल जो है, ठीक है। सो टेलीग्राम बॉट जो हमने बनाया है वहाँ से आया हुआ है। सो इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स, अगर आप कोई फाइल्स वगैरह सेंड करते हो तो वो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर आएगी, फ़ोटोज़ सेंड करते हो तो फ़ोटोज़ के अंदर आएगी। वॉइस नोट्स, देखिए ये सबसे पावरफुल है। अगर आपको इतना टाइप नहीं करना है टेलीग्राम के अंदर तो आप जस्ट एक वॉइस नोट सेंड कर सकते हो। तो लेट्स से कि कुछ दिन पहले मैंने ये वॉइस नोट सेंड की थी और इसको मैं प्ले करता हूँ। जब ये सवाल आपके मन में आता है ना, तो इसके लिए आप बहुत टाइम वेस्ट करते हो। फॉर एग्जांपल, आप वीडियो देखना स्टार्ट करोगे। सो यहाँ पे एक थॉट मेरे माइंड में आया था कि क्यों स्टूडेंट्स एक ट्यूटोरियल हेल के अंदर फंस जाते हैं। और मतलब डीएसए का एग्जांपल यहाँ पर मेरे माइंड में आया था कि डीएसए करने की जगह स्टूडेंट्स शुरू हो जाते हैं कि लैंग्वेज कौन सी चूज़ करूँ, फिर उसके लूप में फंस जाते हैं ना, डीएसए दूर रह जाता है, ये वीडियोस देखते रहते हैं कौन सी लैंग्वेज अच्छी है डीएसए के लिए वगैरह वगैरह। तो ये थॉट मेरे माइंड में आया था तभी, और मैंने इसको रिकॉर्ड करके तुरंत सेंड किया था टेलीग्राम के अंदर, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिंक हुआ है, ठीक है। सो ये पावर है इसकी। एंड इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारी टेक्स्ट नोट्स भी है मेरे पास, और यहाँ पर स्टूडेंट के डाउट्स कभी आते हैं तो उसको भी मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी मैं टाइप करता हूँ ये इन नोट्स के अंदर आता है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए कॉम्प्रहेंशन के ऊपर कुछ चीज़ मैंने टाइप की थी। एक थॉट ऐसे आया था दिमाग में, कॉम्प्रहेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल लर्निंग, फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड देन रिमेंबर, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन बेसिकली आपको डायरेक्टली याद रखने की मतलब वो नहीं लगना है कि याद रखो याद रखो, आपको पहले समझना है उस चीज़ को। अगर आप समझोगे तभी तो याद रखोगे। सो ऐसे कुछ थॉट्स होते हैं जो मैं कंटिन्यूसली यहाँ पर रिकॉर्ड करते रहता हूँ, और इस तरह से ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको दिखेगी। सो अभी आप देख सकते हो कि सब चीज़ें इस तरह से हमने कैप्चर की है, ये हमारी फर्स्ट प्रोसेस है। इसको हम जो भी नोट्स यहाँ पर हमारी बनी है ना, इसको हम बोलते हैं लिटरेचर नोट्स या फिर फ्लिटिंग नोट्स, ठीक है। अभी ये रेडी नोट्स नहीं है, ये जस्ट रॉ नोट्स है। अब हमारी नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाती है जहाँ पे हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने देखा है पैरा मेथड। तो यहाँ पे पैरा मेथड जो है वो आती है काम में। तो आप देख सकते हो मेरे पास भी ये फोल्डर्स है सारे, जिसके अंदर सारे प्रोजेक्ट्स जो मैं कोर्सेज बनाना चाहता हूँ या फिर दूसरे कोई प्रोजेक्ट्स है वो यहाँ पर है। और अब क्या कर सकता हूँ, एक नोट को मतलब वीकली इसको रिव्यू कर सकता हूँ, ये सारी जो रॉ नोट्स हैं इसको जल्दी से देख के बस मुझे ऑर्गेनाइज करना है इस स्टेज के अंदर। तो मैं देखूंगा कि अच्छा ये नोट मुझे लग रही है कि शायद रिसोर्स के अंदर जानी चाहिए, या फिर एरियाज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से सॉर्टिंग हम करते हैं, ठीक है। और सॉर्ट करने के टाइम हम और एक चीज़ करते हैं, लिंकिंग की चीज़ करते हैं। जो लिंकिंग हमने देखी थी ना, तो कुछ अगर टैग्स क्रिएट करने हैं उस नोट के बारे में, या फिर एक नोट को दूसरे नोट से कनेक्ट करना है, तो इसके अंदर हम वो कर सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे हब नोट्स। अब हम आते हैं तीसरे स्टेप के अंदर। इस स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, इसको डिस्टिल करते हैं, मतलब क्रिस्टलाइज करते हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास एक नोट है, वही नोट हम लेते हैं जो हमारे पास थी। सो ये कॉम्प्रहेंशन, तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसको हम क्रिस्टलाइज करेंगे। इसका मतलब ये सिर्फ 2 लाइंस है ना, इसको अभी मैं थोड़ा सा सोच के हमारे वर्ड में थोड़ा सा इसको एक्सपैंड करूँगा। कुछ अगर मेरे दिमाग में एग्जाम्पल कुछ आ रहा है उसके बारे में तो उसको मैं लिखूँगा, और इस तरह से एक अपनी टोन के अंदर उसको रीराइट करूँगा। ये होती है क्रिस्टलाइज करने की प्रोसेस, ठीक है। जब भी आप इसको क्रिस्टलाइज करोगे ना, वो आपकी खुद की ओरिजिनल नोट बन जाती है। कोई कॉपीराइटेड कंटेंट नहीं है, ये आपकी ओरिजिनल नोट है, ओरिजिनल कंटेंट है। तो मैं यहाँ पे बैक आता हूँ, और इसको हम बोलते हैं परमानेंट नोट्स, ठीक है। और अभी मैं आपको कुछ परमानेंट नोट्स का एग्जांपल मैं दिखाने वाला हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर एरियाज़ के अंदर ना डीएसए के बहुत सारे नोट्स हैं, ठीक है। सो लेट्स से कि डीएसए की कोई भी नोट मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पर कोई भी एक ले लेते हैं, सिंपल सी देखते हैं, बबल सॉर्ट। सो देखिए ये बबल सॉर्ट की नोट है, और ये क्रिस्टलाइज है। क्रिस्टलाइज मतलब अपने टोन के अंदर लिखी हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे इसको हम
विजुअलाइज किया हुआ है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होती है जब भी आप क्रिस्टलाइज करते हो। आप डायग्राम्स बना दो, मतलब जो भी टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन है उसको कोशिश करिए कि पिक्चर्स के अंदर आप कन्वर्ट करें। ये बहुत पावरफुल हो सकता है। तो इसको अगर आप देखोगे, शायद इसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपको मिलेगी, तो ये खुद लिखी हुई है अपने टोन के अंदर, ठीक है। खुद ये डायग्राम्स जो है खुद बनाए हुए हैं, इमेजेस है बाय द वे ये, और ये डायरेक्टली यहाँ पर इमेजेस को एम्बेड किया हुआ है। ये कोड है उसका, तो इस तरह से कोड ब्लॉक डाला हुआ है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस किया हुआ है, और रिकर्सिव सॉल्यूशन का कोड आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से ये जो नोट है ये मेरी परमानेंट नोट अभी हो चुकी है, और टैग्स भी आप देख सकते हो, मैंने टैग भी किया हुआ है इन सारी चीज़ों को। तो ये है हमारी परमानेंट नोट, और ये अभी ओरिजिनल कंटेंट है, ठीक है। ये मेरी नोट है। अगर कल चाहूँ इसको तो मैं इसका एक बुक बना सकता हूँ, अगर कल चाहूँ मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, चीज़ें रेडी है मेरे पास। अगर चाहूँ मैं लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कर सकता हूँ उसके बारे में। ये जो स्टेप जब भी करते हो ना आप, तभी आपकी जो नोट टेकिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। हम प्रॉब्लम ये है, हम यहाँ तक ही नोट टेकिंग करते हैं, जनरली कैप्चर करते हैं, लिख देते हैं और भूल जाते हैं उसके बारे में। ये जो मेन चीज़ें होनी चाहिए नोट्स के साथ में उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, वो कभी हम करते ही नहीं है। इसकी वजह से नोट टेकिंग हमें बोरिंग सा लगता है, लेकिन इसको कभी करके देखना आपको इंटरेस्ट आ जाएगा नोट टेकिंग में, और आपका जो डिजिटल गार्डन है वो बढ़ते बढ़ते जाएगा, और चीज़ें आप इफ़ेक्टिवली सीखना शुरू करोगे। रिटेन करना, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कभी कुछ देखना है तुरंत जस्ट यहाँ पर आके सर्च करिए। लेट्स से हमने ये देखा था ना अभी बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट अगर ऐसे करोगे तो आपको 1000 नोट्स उसके बारे में मिलेंगे, जो सबसे रिलेटेड है वो यहाँ पर मिलेंगे। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर जाके देख सकते हो बबल सॉर्ट के बारे में। ये है मशीन गाइस। प्लीज़ अगर आप नोट टेकिंग कर रहे हो तो इस प्रोसेस को आप फॉलो करके देखिए, बहुत ही फ़ायदे का ये होगा। और ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है, ये एक्चुअली बहुत ही वेल प्रूवन प्रोसेस है जिसको हम ज़ेटलकास्टन बोलते हैं। हालांकि यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैंने किया है, ज़ेटलकास्टन के अंदर पैरा मेथड इंटीग्रेट की हुई है, तो ये थोड़ी सी कस्टमाइज है, और मेरे लिए दिस वर्क्स एंड मे बी आपके लिए भी ये काम करेगी। सो ये वो मेथड है। लेट्स से और एक टॉपिक यहाँ पे सर्च करते हैं, आयो बाउंड ऐसा कुछ है क्या, देखते हैं हमारे पास। बिजी वेटिंग का बारे में कुछ है क्या, मुझे देखना है। तो ये बिजी वेटिंग के बारे में मैंने देखा था, आप देख सकते हो यहाँ पर ये बिजी वेटिंग की एक कॉन्सेप्ट थी, और ये रॉ नोट है जो पहली फ्लिट नोट होती है हमारी, और उसको बाद में क्रिस्टलाइज किया था, उसका मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये नोट क्रिस्टलाइज की गई है, फाइनल नोट बनी है जो अपने खुद के टोन में है। व्हाट इज़ बिजी वेटिंग, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, कैसे किया जाता है ये ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है, और कुछ यहाँ पर हाइलाइट्स है, और टैग भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टैग इसके ऊपर लगाया हुआ है, और लिंक है क्या इसके अंदर, CPU टाइम लिंक है। अगर मैं इसकी लोकल ग्राफ ओपन करूं तो आप देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिजी वेटिंग इससे CPU टाइम रिलेटेड है, एंड नॉन ब्लॉकिंग IO एक कॉन्सेप्ट रिलेटेड है। तो आप देख सकते हो नॉन ब्लॉकिंग IO की ये परमानेंट नोट है, तो इसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने लिखी थी, और इससे रिलेटेड और चीज़ें मुझे मिल गई। देखिए Node.js इंटरनल से ये रिलेटेड है। फाइल डिस्क्रिप्टर, अब देखिए इसको फाइल डिस्क्रिप्टर, ये एम्प्टी नोट है, अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, इसकी कोई नोट नहीं मेरे पास, बट मैंने उसको बना के रखा हुआ है। देखिए ये वाली है, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये है वो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजी वेटिंग। तो ये इस तरह से चीज़ें जो है वो हमारी यूज़ होती है। और ये ओके, ये वेब लिंक है, तो वेब के अंदर भी आप ओपन कर सकते हो चीज़ों को, ऐसे लिंक्स जो है वो एम्बेड कर सकते हो। ओके, सो Node.js इंटरनल के बारे में कुछ है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं। IO इज स्लो एक नोट है मेरे पास, तो यहाँ पर साइड बार बंद कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये छोटी सी एक नोट है थ्रेडिंग के बारे में। सो थ्रेडिंग के बारे में कुछ है, यहाँ पर देख लेते हैं। ब्लॉकिंग IO के अंदर कुछ है, इसके अंदर थ्रेड्स, ओके ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। एंड यहाँ पर है प्रॉब्लम विथ मल्टी थ्रेड। हाँ ये देखिए, ये एक नोट बनाई थी प्रॉब्लम विथ थ्रेड पर कनेक्शन के ऊपर, ये कॉन्सेप्ट है। तो आप देख सकते हो कि इससे रिलेटेड अगर मैं ये चीज़ के ऊपर कोई वीडियो बनाना चाहूँ या फिर पोस्ट करना चाहूँ, तो ऑलरेडी मेरे ब्रेन के अंदर इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है जो पहले की हुई है रिसर्च, राइट। तो मेरा रिसर्च का काम यहाँ पे कम हो जाएगा, मुझे जस्ट इसको रीस्ट्रक्चर करना है और सारी चीज़ें
गुड टू गो। तो यहाँ पर ये डायग्राम बना के प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है कि कैसी चीज़ें काम करती हैं। एंड अगेन CPU साइकिल्स एक कॉन्सेप्ट है जो एम्प्टी नोट है अभी तक। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ एम्प्टी नोट्स भी है जो कि एक्सप्लोर करनी है फ्यूचर में, बट इस तरह से चीज़ों को आप कर सकते हो। सी कितना पावरफुल है ये। ऑलराइट, सो बंद कर लेते हैं इसको और चलते हैं हमारे नए सेकंड ब्रेन के अंदर। तो अभी हम देखेंगे कि कौन से प्लगइन्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जो कैप्चर के अंदर था ना वो हाइपोथेसिस वाला, और उसके बाद जो टेलीग्राम का है, और बाकी सारे प्लगइन्स कौन से चाहिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलते हैं सेटिंग के अंदर। एंड यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास 2 टाइप के प्लगइन्स होते हैं। एक होता है कोर प्लगइन्स जो कि आउट ऑफ द बॉक्स हमें मिलते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो ये सारे कोर प्लगइन्स अवेलेबल है, और इसके अंदर से बहुत सारे एनेबल्ड होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, और जो एनेबल नहीं है उसको एनेबल आप कर सकते हो। तो एक जो है ये ऑडियो रिकॉर्डर, ये काफ़ी पावरफुल है। देखिए जैसे मैंने एनेबल किया ना, यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आइकॉन आ गया। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग टेक्स्ट नोट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इस तरह से क्लिक कर सकते हो इसको, और जो भी चीज़ें हैं उसको आप ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हो। अभी ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। और जैसे मैं स्टॉप करूँगा तो आप देख सकते हो एक रिकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, जिसको आप, और जो भी चीज़ें हैं उसको आप ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हो। ओके, सो ये भी एक चीज़ है, फास्ट तरीके से अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। अब उसके बाद और भी बहुत सारे प्लगइन्स है, और इसके अंदर एक प्लगइन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो है स्लाइड्स। देखिए स्लाइड्स वाला, कभी कभी हमें कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड बनानी होती है तो डायरेक्टली आप यहाँ पे भी कर सकते हो। सो लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पर है माय प्रेजेंटेशन, ठीक है। एंड इस तरह से करता हूँ मैं स्लाइड 1 लेट्स से, एंड इसको बड़ा बनाते हैं, ठीक है, मार्क डाउन है। तो यहाँ पर लेट्स से कि ये हमारी स्लाइड है, इसके ऊपर आप इमेज या फिर और भी कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हो। एंड यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड के लिए ना आप 3 इस तरह से डैश आप देते हो, तो ये एक नई मतलब एक पेज यहाँ पर इस तरह से ये कंसिडर करेगा इसको। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्लाइड 2, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से एक नई स्लाइड करते हैं, और यहाँ पर करते हैं ओके, टैग नहीं चाहिए हमें, स्लाइड 3, इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करोगे, और उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा स्टार्ट प्रेजेंटेशन। तो इसको क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो ये प्रेजेंटेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। तो आपको आइडिया आ चुकी होगी कि अगर प्रेजेंटेशन भी बनाना है तो वो भी यहाँ पर पॉसिबल है। और ये सिर्फ टेक्स्ट नहीं, यहाँ पर टेक्स्ट, इमेजेस, मार्क डाउन है, तो कुछ भी चीज़ें आप कर सकते हो इसके अंदर। ओके, सो ये एक प्लगइन है जो कि बहुत ही पावरफुल है। कैनवास एक है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलेगा। लेफ्ट साइड में देखिए ये बहुत सारे टूल ऑप्शंस हमें मिलते हैं। इसके अंदर है क्रिएट कैनवास, तो इसके अंदर ना आप माइंड मैप वगैरह जो है वो क्रिएट कर सकते हो। लेट्स से कि एक बॉक्स क्रिएट कर दिया है ना, यहाँ पर स्टार्ट लिख दिया। और कभी कभी हमें क्या करना होता है कि जो नोट्स होती है उसका एक माइंड मैप बनाना होता है, तो नोट यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि हम ये वाली नोट जो है उसको लाते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर लाके इसको ऐसा कर लेते हैं, एंड इसको ना हम कनेक्ट कर सकते हैं ऐसे एरो से। देखिए ये कनेक्ट हो गया। फिर इसके अंदर इमेज अगर ऐड करनी है तो आप मीडिया ट्रैक कर सकते हो, और किसी नोट को अगर कनेक्ट करना है तो ये कर सकते हो आप। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको छोटा करता हूँ ऐसे, तो ये सेकंड नोट मैंने यहाँ पर लाई है, और इसको यहाँ पर लाके इसको कनेक्ट कर सकता हूँ कि इसके बाद हमें ये देखना है। तो इस तरह से अगर कुछ आपको प्लानिंग करनी है तो ये जो फीचर है इसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम कैनवास बोलते हैं, ठीक है। ये भी इनबिल्ट है, कोर प्लगइन है। तो बाकी आप देख लेना क्या क्या है इसके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं आपको दूसरे प्लगइन्स दिखाऊंगा जो हमें चाहिए, और उसको हम बोलते हैं कम्युनिटी प्लगइन्स। अब कम्युनिटी प्लगइन्स मतलब मेरे जैसे डेवलपर्स हम इसको बनाते हैं एंड अपलोड करते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहाँ पर सारे जो बाकी लोग हैं उसको यूज़ करते हैं, ओपन सोर्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये ओपन सोर्स होते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट टर्न ऑन नहीं होता है,
आपको यहाँ पे टर्न ऑन करना होता है। तो मैं टर्न ऑन करूँगा इसको, एंड जैसे ये टर्न ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको करंट प्लगइन्स दिखाएगा जो कि 0 है हमारे केस में। और हम क्या करेंगे, ब्राउज़ करेंगे, और ब्राउज़ करते हैं तो यहाँ पे सारे जो कम्युनिटी प्लगइन्स है वो आपको यहाँ पर दिखेंगे, बहुत सारे, हज़ारों हैं। तो हमें जो चाहिए सबसे पहला वो है किंडल के लिए, तो मैं यहाँ पर किंडल सर्च करूँगा, किंडल हाइलाइट्स, ठीक है, बाय हैंडी ओस्मोन। तो इसको हम करेंगे इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल करेंगे, एंड इंस्टॉल करने के बाद एनेबल हमें करना होता है। ओके, एनेबल करने के बाद ये क्या करेगा, बेसिकली ये काम कैसे करता है, एक अमेज़ॉन, देखिए किंडल जो होता है अमेज़ॉन वालों का है, तो अमेज़ॉन किंडल रीडर नाम से एक चीज़ होती है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने लॉगिन कर दिया है ऑलरेडी। तो जो भी मैं हाईलाइट करता हूँ ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर हो जाती है अमेज़ॉन read.amazon.com के ऊपर। तो ये जो प्लगइन है ये क्या करता है, ये इसी पेज को स्क्रैप कर लेता है बेसिकली, जो सारा डेटा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक चीज़ करनी होती है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, हमें लॉगिन करना होगा समहाउ इसके अंदर, राइट। तो एक काम करते हैं, मैं इसको क्लोज करूँगा तो आप देख सकते हो एक यहाँ पर दिख रहा है आपको किंडल हाईलाइट। सेटिंग के ऊपर जाना है, एंड यहाँ पर टेम्पलेट अगर क्रिएट करनी है कि एक नई नोट बनेगी तो वो दिखेगी कैसे, उसका ये टेम्पलेट है, हम डिफ़ॉल्ट छोड़ेंगे। और कहाँ पे ये क्रिएट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट ये है स्लैश के अंदर ये दिखा रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये कुछ ऐसा हो जाए, लेट्स से हमारे पास एक कैप्चर नाम का फोल्डर हो एंड उसके अंदर और एक फ़ोल्डर हो किंडल, जो मैंने किया हुआ है अपने ब्रेन के अंदर। तो ऐसे अगर आपको चाहिए तो आप फोल्डर्स पहले बना दीजिए, एंड उसके बाद आपको जाना है कम्युनिटी प्लगइन्स के ऊपर, सेटिंग्स, एंड यहाँ पर आप कैप्चर किंडल जो फोल्डर आपने क्रिएट किया है उसको आप सर्च करोगे, एंड रीजन जो है ग्लोबल आपको रखना है यहाँ पर, एंड बुक मेटाडेटा डाउनलोड करना है, यस। सिंक ऑन स्टार्टअप, यस, मैं चाहता हूँ कि स्टार्टअप पे ये सिंक हो जाए पहली बार, तो इसको करेंगे, क्लोज करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सब दे दिया, लेकिन ये जो है ये तो लॉगिन चाहिए ना इसके लिए, तो ये कहाँ से आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कमांड P टाइप करना है, ये कमांड पैलेट होती है इसकी, एंड यहाँ पर आपको करना है रीस्टार्ट या फिर रीलोड, आई थिंक रीलोड ऐप विदाउट सेविंग। तो जैसे करते हैं तो ये जो प्लगइन्स है वो लोड होना शुरू करेंगे, एंड ऑब्सिडियन किंडल प्लगइन जो है ये शुरू हो जाएगा, और आपको यहाँ पर लॉगिन की स्क्रीन दिखनी चाहिए अमेज़ॉन की। तो ये बोल रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम ले रहा है, कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। और यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आई थिंक जो हमने स्टोर किया था वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, फोल्डर भी गायब हो चुका है। एक बार यहाँ पर करते हैं, सिंक एक बार करेंगे तो आप देख सकते हो जो लॉगिन या तो आपको ऑटोमेटिकली दिखाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये जो किंडल का आइकॉन है यहाँ पर आपको कनेक्ट करना होता है। दो ऑप्शंस है, एक माई क्लिपिंग्स नाम से फाइल्स हमें मिलती है यहाँ से, उसको आप कर सकते हो डायरेक्टली अपलोड, या फिर आप सिंक कर सकते हो यूजिंग क्लाउड। तो सिंक नाउ क्लाउड का ऑप्शन करते हैं तो यहाँ पर लॉगिन आपको दिखाएगा, आपको लॉगिन करना होगा। ये मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो इसकी वजह से आप यहाँ पर देख सकते हो एक बुक सिंक करने में इसको इशू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ एरर है इसके अंदर। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं क्या है दिक्कत इसमें। आई थिंक जो हमने फोल्डर क्रिएट किया था वो गायब हो चुका है फॉर सम रीज़न। सो मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ एक बार इसको, एंड यहाँ पर चलते हैं, एंड यहाँ पर करते हैं कम्युनिटी प्लगइन्स, एंड इसके अंदर चलते हैं कैप्चर। ओके, कैप्चर किंडल यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन फोल्डर कहाँ पर है, एम्प्टी फोल्डर जो बना था वो नहीं दिख रहा है इसके अंदर। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ एक बार, एंड एक बार रीलोड करते हैं, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हो कैप्चर फोल्डर यहाँ पर दिख रहा है, और सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हमारे जो भी हाइलाइट्स थे वो ऑटोमेटिकली लोड यहाँ पर हो चुके हैं, ठीक है। सो कुछ इसके अंदर ग्लिच थी, आई थिंक आपके साथ में नहीं होगा ये, मेरे साथ में अभी हुआ है, पहले नहीं हुआ था, बट ओके, आपको आइडिया आ चुकी है कि कैसे किंडल का डेटा हम यहाँ पर सिंक कर लेते हैं ऑटोमेटिकली, ओके। और जब भी ये हमारे जो नोट्स हैं ये एक्चुअली फ्लिट नोट हैं, जो कैप्चर के टाइम जो पहली स्टेज है उसके अंदर, फिर इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उसको हम क्रिस्टलाइज करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये हुआ एक, उसके बाद जो दूसरा प्लगइन है हमारा, तो मैं कम्युनिटी प्लगइन्स के ऊपर चलता हूँ,
एंड यहाँ पर हम ब्राउज़ के अंदर जाएंगे और नेक्स्ट वाला है हाइपोथेसिस। सो हाइपोथेसिस इस तरह से आपको करना है। तो सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल करेंगे एंड इसको भी ओपन करते हैं एक नए पेज के अंदर। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब देखिए hypothesis.is ये डोमेन है, ठीक है। इसको आपको करना है और यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरा अकाउंट, यहाँ पर मैंने लॉगिन किया है। आपको जाना है यहाँ पर डेवलपर के अंदर एंड ये जो है ना, ये आपको टोकन कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से ये जो टोकन है इसको आपको कॉपी करना है एंड फिर यहाँ पर ये जो हाइपोथेसिस है इसको एनेबल किया हुआ है, इसको मैं एनेबल कर लेता हूँ एंड देन इसको क्लोज करके यहाँ पर आप देख सकते हो हाइपोथेसिस सेटिंग्स के अंदर जाना है एंड यहाँ पर सेम चीज़ आप कर सकते हो कैप्चर के अंदर और कोई फोल्डर बना के आप दे सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ कैप्चर के अंदर और एक फोल्डर बनाता हूँ एंड यहाँ पर करते हैं हाइपोथेसिस, ठीक है, इस तरह से। एंड अभी वापस चलते हैं कम्युनिटी के अंदर यहाँ पर एंड यहाँ पर मैं बोलूँगा ये वाला फोल्डर है हमारा एंड एक चीज़ हमें करनी है, कनेक्ट करना है। तो वो जो टोकन हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है। तो मैं कॉपी करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ एंड सेव करते हैं एंड सेव करने के बाद अभी हम कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। अगर आपको डेट फॉर्मेट वगैरह चेंज करना है तो वो आप यहाँ पर कर सकते हो और सारे टेम्पलेट वगैरह है वो आप चेंज कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन हम डिफ़ॉल्ट वाला ही रखेंगे। एंड अभी अगर देखिए अभी कुछ भी नहीं है, ये स्टार्टअप के ऊपर सिंक हो जाएगा एंड आई थिंक इसके अंदर ऑप्शन भी था कि कितने टाइम पे सिंक करना है। तो देखिए सिंक ऑन स्टार्टअप एक ऑप्शन है एंड ऑटो सिंक इन इंटरवल 0 जो है डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है। सो अभी ये डिसेबल्ड हुआ है तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेट्स से हर 1 घंटे पे करना है सिंक, तो 60 मिनट्स यहाँ पर अगर मैं लिखूँगा तो हर 1 घंटे पे ये सिंक हो जाएगा। अभी के लिए 1 मिनट में रखता हूँ, ठीक है। और आप 1 मिनट के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली देखोगे जो सारी चीज़ें हमारी थी हाइपोथेसिस के अंदर, जो हाइलाइट्स मैंने की है वो यहाँ पर दिखेगी। अब हाइलाइट्स कैसे करनी है उसके लिए ना आप क्या करोगे, यहाँ पर ब्राउज़र के अंदर आपको बेसिकली मैनेज एक्सटेंशन के ऊपर जाना है एंड यहाँ पर एक एक्सटेंशन आपको सर्च करना है। तो उसका नाम है हाइपोथेसिस, ठीक है। वेब स्टोर के अंदर जाना होता है बेसिकली यहाँ पर। सो यहाँ पर सर्च करेंगे हाइपोथेसिस, देखिए वेब एंड PDF एनोटेशन, इसको ऐड करेंगे आपके क्रोम या फिर ब्रेव जो भी आप यूज़ कर रहे हो। इसको जैसे ही ऐड करोगे अब देखना ये ऐड हो चुका है। अब मैं कोई भी अगर लेट्स से कि यही ओपन कर लेता हूँ पेज एंड यहाँ पर राइट साइड में आप देख पाओगे ये आ चुका है हाइपोथेसिस यहाँ पर, राइट। और मुझे जल्दी से लॉगिन करना है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। लॉगिन कर दिया है तो अब देख सकते हो इस तरह से मैं अगर यहाँ पर हाईलाइट मुझे करना है कोई चीज़ तो मैं इस तरह से ऐसे कोई चीज़ हाईलाइट कर सकता हूँ और यहाँ पर आ जाएगा एनोटेट या फिर हाईलाइट, कोई भी आप चीज़ करो। तो यहाँ पर मैं ऐसे करूँगा एंड यहाँ पर कमेंट ऐड कर सकता हूँ कि दिस टूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड इसको करता हूँ और यहाँ पर मैं अलग से प्राइवेट या पब्लिक कर सकता हूँ, कोई यहाँ पर मैं ओनली मी के ऊपर करता हूँ, ये प्राइवेट मेरी हाईलाइट हो जाएगी। तो ये हो चुकी है, ठीक है, शार्पन योर थिंकिंग। अभी यहाँ पर आते हैं तो ऑटोमेटिकली सिंक वो चीज़ें हुई है अभी तक जो मेरे पास था, लेकिन ये जो अभी नोट की है ये आई थिंक इसके अंदर अभी तक नहीं है। लेकिन हर 1 मिनट में हमारी जो हाईलाइट्स है वो यहाँ पे सिंक हो रही है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या नई नोट यहाँ पर आती है या नहीं आती है। तो इसमें से मिनी क्यूब का जो दिखाया था मैंने, ये देखिए ये हाईलाइट है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ ये देखिए ऑब्सिडियन ये पहले आया हुआ था क्या ऑलरेडी? ओके, सो ऑब्सिडियन अ नॉलेज बेस दैट वर्क्स ऑन लोकल मार्कडाउन मशीन एंड ये हाईलाइट किया था, देखिए शार्पन योर थिंकिंग एंड द फ्री फ्लेक्सिबल, ये चीज़ इसके अंदर आ गई। एंड जो मैंने कमेंट किया था, एनोटेट किया था जिसको, दिस टूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आपकी फ्लीट नोट यहाँ पर आ चुकी है। इसको बाद में आप क्या करोगे, क्रिस्टलाइज करोगे, ठीक है। पहले मूव करोगे हमारे सेकेंड स्टेज के अंदर, फिर क्रिस्टलाइज करोगे, फिर उसके ऊपर कुछ क्रिएट करोगे। सो इस तरह से आप देख सकते हो हाइपोथेसिस के मदद से जो भी आप PDFs के ऊपर या फिर
वेबसाइट के ऊपर किसी हाईलाइट करते हो आर्टिकल के ऊपर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हमें अवेलेबल हो जाती है। नेक्स्ट जो प्लगइन है हमारा वो ब्राउज़ कर लेते हैं जल्दी से, और वो है टेलीग्राम सिंक। ठीक है, सो टेलीग्राम सिंक, उसके लिए यहाँ पर इसको करना है इंस्टॉल, ये वाला प्लगइन। एंड इंस्टॉल करने के बाद अभी एक चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, एनेबल कर लेते हैं। अभी आपको क्या करना है, इसको क्लोज करना है एंड यहाँ पर जाके सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आपको आना है। ठीक है, अब इसके लिए ना आपको एक बॉट क्रिएट करना होता है टेलीग्राम के अंदर, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। सो ये टेलीग्राम ओपन किया है और आपको ऊपर सर्च बॉक्स के अंदर ना बॉट फादर नाम से सर्च करना है। ठीक है, ये एक इनका इंटरफेस होता है बॉट को बनाने का टेलीग्राम का, तो उसको ओपन करना है। एंड यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अलग अलग कमांड्स यूज़ कर सकते हो। हमारे केस में हमें नया बॉट बनाना है तो क्रिएट न्यू बॉट ऐसे कर लेते हैं, और अभी इसको नाम देना है। ठीक है, तो हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, माई सेकेंड ब्रेन, ऐसा कुछ नाम देते हैं, ब्रेन, और लास्ट में बॉट आपको लगाना होता है इसको। ठीक है, ये कन्वेंशन है, रूल है बेसिकली। सो ये नाम दिया था बेसिकली, नाम, और अभी यूज़र नेम सेलेक्ट करना है। तो अब यूज़र नेम सेम मैं सेलेक्ट करूँगा, इसको पेस्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो यूज़र नेम ऑलरेडी टेकन ये बोल रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं 1212। ठीक है, यूनिक होने के लिए कुछ भी आपके हिसाब से नाम डालिए। तो ये हो चुका है देखें। और अब हम क्या करेंगे, ये एक हमें API टोकन देता है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा जल्दी से। सो ये मैंने कॉपी कर लिया एंड यहाँ पर आपको आना है इसके अंदर। सो यहाँ पे रिस्टार्ट जो है इसके ऊपर क्लिक करना है एंड बॉट टोकन जो है ना इसके ऊपर पेस्ट करना है। ठीक है, इस तरह से वो टोकन, और उसके बाद यहाँ पर आप चाहते हो कि सिर्फ आपका ही यूज़र इससे कर पाए चैट, तो उसका यूज़र नेम आप यहाँ पर दे सकते हो। इससे आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो कि और कोई भी रैंडमली आके आपके बॉट के अंदर कुछ चैट ना करे। ठीक है, नहीं तो वो यहाँ पे सिंक हो जाएगा। सो आपका जो भी टेलीग्राम का यूज़र नेम है वो यहाँ पर आपको डालना है। ठीक है, उसके बाद मेन डिवाइस आईडी, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इसी डिवाइस से ये सिंक हो जाए, देखिए स्पेसिफाई द डिवाइस टू बी यूज फॉर सिंक व्हेन रनिंग, किस डिवाइस के ऊपर इसको सिंक करना है। मे बी आपने मल्टीपल डिवाइस के ऊपर ऑब्सिडियन यूज़ कर रहे हो सेम, और तो हर जगह पर अगर सिंक करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, डुप्लीकेशन हो सकता है। तो मैं बोलूँगा हाँ ठीक है, इसके ऊपर ही करना, तो मैं क्लिक करता हूँ इस तरह से एंड बाकी सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट रखूँगा मैं। तो इस तरह से ये अभी कनेक्ट करने की कोशिश करेगा इसको, तो थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये कनेक्ट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये देखिए ये कनेक्ट हो चुका है, हमारा जो बॉट है उसका नेम आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको फुल स्क्रीन करते हैं एंड अब यहाँ पर और देखते हैं क्या है, मैसेजेस डिस्ट्रीब्यूशन रूल्स वगैरह आप डाल सकते हो, और कहाँ पे रखना है वो भी इसका ऑप्शन होना चाहिए इसके अंदर, कि सारी चीज़ें कहाँ पर स्टोर करनी है हमें। एडवांस सेटिंग के अंदर क्या है देखते हैं, डिलीट मैसेजेस फ्रॉम टेलीग्राम से अगर डिलीट करना है तो वो आप कर सकते हो। पैरेलल मैसेज प्रोसेसिंग है इसके अंदर। ठीक है, बढ़िया बात है। सो मैं इसको क्लोज़ करूँगा अभी। ठीक है, एंड अभी एक काम करते हैं, अभी टेलीग्राम पे चलते हैं एंड इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, और अभी हमें ना सर्च करना है हमारे बॉट को। ठीक है, तो मैं इसका यूज़र नेम यहाँ पर डालूंगा, यहाँ पे नहीं डालना होता यार, और उसको हमें डालना है चैट्स जो है आपकी उसके सर्च के अंदर मैं पेस्ट करता हूँ यूज़र नेम, और ये सर्च करेगा हमारा बॉट। इसको हम ओपन करेंगे, इसको स्टार्ट आपको करना है एंड ओके, स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर करते हैं, लेट्स से कि हमारे दिमाग में कुछ थॉट आया है, तो मैं करूँगा एजुकेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर। ठीक है, ऐसे थॉट आ गया और मैंने इसको एंटर कर दिया। सो ये अब देख सकते हो कि एक्सेस डिनाइड बोल रहा है, ऐड योर यूज़र नेम और चैट आईडी इन प्लगइन सेटिंग अलाउड चैट्स। ओके, सो उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे थे। तो यहाँ पर आते हैं एंड सेटिंग्स के अंदर जो था ना ये अलाउड चैट्स, तो मैं अपना यूज़र नेम यहाँ पर डालता हूँ। ठीक है, तब वो अलाउ करेगा। तो इससे हम हमारी सिक्योरिटी मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई भी रैंडमली यूज़र इसके अंदर कुछ भेजेगा नहीं, हमारा ही जो मैसेज है वो बस आ जाएगा हमें। सो अब क्या करता हूँ मैं, हमने डाल दिया इसको,
अब इसको कॉपी पेस्ट करते हैं इस थॉट को और करते हैं सेंड। और जैसे सेंड करेंगे तो ये कुछ यहाँ पर ओके ये ऑटोमेटिक इसको रिएक्ट करता है। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे टेलीग्राम और एक फ़ोल्डर बन चुका है और इसके अंदर वो जो हमारी नोट है बन के आ चुकी है। नाइस। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई ऑडियो नोट भी भेज सकते हो। सो लेट्स से सो एजुकेशन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और सेंड करने के बाद यहाँ पर वीडियो नोट, ये ओके ये वीडियो था तो यहाँ पे वीडियो आ चुका है जो वीडियो सेंड किया था, राइट। सो वीडियो, ऑडियो, इमेजेस जो भी आपको सेंड करना है आप अभी आपके टेलीग्राम के अंदर से सेंड कर सकते हो और ये सारी चीज़ें यहाँ पर एज अ फ्लीट नोट आपकी रिकॉर्ड हो जाएगी। और फिर आप वीकली बेसिस पे क्या करोगे, इसको रिव्यू करोगे और इसको आगे प्रोसेस करोगे। इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि आप कोई भी आपका थॉट जो है उसको मिस नहीं कर रहे हो। सो ये एक था। नेक्स्ट जो हमारा प्लगइन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एजुकेशन के अंदर हमें हमेशा चाहिए होता है, वो है एक्सकैलीड्रॉ। एक नंबर पे ही है, देखिए ये है डायग्राम टूल। एक्सकैलीड्रॉ जो आप देखते हो ना, उसको डायरेक्टली हम ऑब्सिडियन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ जल्दी से। ये बंद करते हैं एंड यहाँ पर अभी इसको क्लोज करेंगे तो आप लेफ्ट साइड में देखिए जो भी प्लगइन्स हम इंस्टॉल कर रहे हैं ना सबको यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं। ये वाला जो है ये है नया डायग्राम। तो मैं इसको न्यू डायग्राम, और लाइट थीम है तो इसको हम डार्क भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। कलर आपको चेंज करना है तो कलर आप ओके ये बैकग्राउंड का कलर है, अगर आपको इसका कलर चेंज करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। एंड यहाँ पर लिखोगे दिस इज़ क्लाइंट एंड मे बी हमारे पास और एक सर्वर है एंड मे बी इसका कलर आपको चेंज करना है तो वो आप कर सकते हो। देन एरो लगाना है वो आप यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो, एरो का कलर चेंज कर सकते हो। जो प्रॉपर डायग्रामिंग जो है वो यहाँ पर आप डायरेक्टली एक्सकैलीड्रॉ के अंदर कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, इसको सेव करो, ठीक है। और ये यहाँ पर है बाय द वे, देखिए ये नहीं सॉरी कहाँ पर है, ये एक्सकैलीड्रॉ फोल्डर बना है, इसके अंदर बना हुआ है। तो मैं उसको रीनेम कर सकता हूँ, लेट्स से क्लाइंट सर्वर, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको बना दिया, नाम दे दिया, या फिर डायग्राम लिख सकते हैं आगे। और अभी अगर मुझे लेट्स से कि मैं कोई नोट बना रहा हूँ, हाउ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वर्क्स एंड यहाँ पर दिस इज़ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इस तरह से अभी मुझे वो डायग्राम अगर यहाँ पे एम्बेड करना है ना, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए हम लिंक करने के लिए आपको पता है ऐसे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने लगाए थे, लेकिन अगर हमें कुछ एम्बेड करना है तो यहाँ पर आप एक्सक्लेमेशन मार्क स्टार्ट में लगाते हो और यहाँ पर सर्च करिए। हमने नाम क्या दिया है, उसको नाम दिया है क्लाइंट सर्वर, ये है ना, ये नाम है। इसको मैं ऐसे करता हूँ तो देखिए डायग्राम यहाँ पर आ गया ना। अगर एंटर करते हैं तो देखिए डायरेक्टली डायग्राम ही आपको यहाँ पर दिखेगा, राइट। अगर इसकी लेट्स से कि आपको इसकी विड्थ बढ़ानी है तो आप इस तरह से पाइप दीजिए और यहाँ पर विड्थ मेंशन करिए, लेट्स से 900 पिक्सल इसको रखना है तो ये 900 हो चुका है। अगर आपको कम करना है 300 तो ये 300 हो चुका है। तो ये पूरा कंट्रोल इसके अंदर हमें यहाँ पर मिलता है, ठीक है। सो ये है डायग्रामिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल है। और जब भी आप नोट्स बनाते हो तो आप इंश्योर करना कि आपके जो टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है उसको आप पिक्चर में मतलब डायग्राम्स में कन्वर्ट करते हो समहाउ। सो इसको अभी बंद करते हैं एंड नेक्स्ट वाला प्लगइन हमारा देखते हैं, ब्राउज करते हैं। और नेक्स्ट वाला है ओमनी सर्च, ठीक है। अभी ओमनी सर्च क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये ओमनी सर्च बहुत ही पावरफुल है। ये सर्च है बट ऑन स्टेरॉइड। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक इमेज है, जल्दी से मैं लाके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। सो यहाँ पर देखिए एक इमेज मैंने लाई है जो कि है थंबनेल है मेरा एक कंप्लीट जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स का। तो अभी लेट्स से कि हमें इसको एम्बेड करना है यहाँ पर। तो इसको एम्बेड करने के लिए सिंपली आप ऐसे कर सकते हो, राइट। सो जावास्क्रिप्ट जेपेग इस तरह से एम्बेड कर लिया। लेट्स से 500 इसकी विड्थ हमें रखनी है,
ओके। अब इसके अंदर ना कभी कभी इमेजेस जो हम डालते हैं उसके अंदर या फिर पीडीएफ्स हमारी हम एम्बेड कर सकते हैं, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें होती है जो हमें सर्चेबल बनानी होती हैं। लेट्स से यहाँ पर कंप्लीट कोर्स लिखा हुआ है, राइट। अगर हम इसको सर्च करते हैं कंप्लीट कोर्स, तो आपको कंप्लीट कोर्स जो है वो इमेजेस के अंदर की इंफॉर्मेशन, देखिए अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं एक काम करता हूँ, इसका ना रीनेम कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको करते हैं इमेज 1, ओके। इस तरह से कर दिया इमेज 1, एंड इमेज 1 के अंदर लिखा हुआ है कंप्लीट कोर्स। अब सर्च करके देखते हैं कंप्लीट कोर्स। अब ये इसको नहीं मिलेगा, लेकिन हम अगर चाहते हैं कि हमारा सर्च इतना स्मार्ट हो जाए कि इमेजेस के ऊपर का टेक्स्ट भी सर्च हो जाए या फिर पीडीएफ के ऊपर का टेक्स्ट सर्च हो जाए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ओमनी सर्च, ठीक है। सो यहाँ पर अगर ब्राउज करते हैं ओमनी सर्च, इसको हमें करना है इंस्टॉल और एनेबल करना है। और एनेबल करने के बाद आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे, देखिए ओमनी सर्च अगर सेटिंग्स ओपन करते हैं तो इसके लिए इसको 2 और प्लगइन्स की ज़रूरत होती है, ताकि एआई की मदद से इमेज के ऊपर का जो टेक्स्ट है उसको एनालाइज कर पाए। और टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर, अगर पीडीएफ और इमेजेस के ऊपर अगर कुछ चीज़ें टेक्स्ट आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो इसके लिए ये 2 प्लगइन्स चाहिए। तो दोनों को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर एंड एआई इमेज एनालाइजर है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर करते हैं टेक्स्ट एक्सट्रैक्टर। ये देखिए एक्सट्रैक्टर यहाँ पर है, तो इसको करते हैं इंस्टॉल, इसको एनेबल करते हैं। एंड उसके बाद था एआई इमेज, ओके। सो यहाँ पर करते हैं एआई इमेज, ये वाला था एनालाइजर, यस ये वाला है क्या, एआई इमेज एनालाइजर। उसको इंस्टॉल करते हैं एंड एनेबल करते हैं, ठीक है। वो करने के बाद क्लोज करेंगे एंड यहाँ पर आते हैं, हमने ओमनी सर्च के अंदर ओपन करना है। तो आप देख सकते हो ये टिक आ चुकी है, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हमें एनेबल करना है इमेज OCR एंड PDF कंटेंट इंडेक्सिंग, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कॉन्टेक्स्ट इंडेक्सिंग भी हम एनेबल कर सकते हैं यहाँ पर, बट आई थिंक हमारे लिए ये 2-3 ऑप्शंस ठीक है। सारी चीज़ें ये एनालाइज कर पाएगा। सो ऑल गुड, आई थिंक यहाँ पर ये फजी सर्च करता है, तो यहाँ पर आप इसकी सेटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी इसको सेव करते हैं एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे एक सर्च ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा, इसको हम मूव कर सकते हैं ऊपर, यहाँ पर मूव करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी मैं सर्च करूँगा कंप्लीट कोर्स, ये अभी नहीं दिखा रहा है, मैं एक काम करता हूँ इसको रीलोड कर देता हूँ, ठीक है। रीलोड सेविंग, तो ये रीलोड हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स होने में इसको टाइम लगता है ना, तो इमेज इंडेक्स होनी चाहिए हमारी। तो ये ऑलरेडी एडेड थी तो उसकी वजह से अभी नई इमेजेस जो ऐड करोगे ऑटोमेटिकली इंडेक्स होनी चाहिए। तो इस बार रिस्टार्ट करेंगे, एक बार फिर से रीलोड करेंगे बेसिकली। ओके, सो यहाँ पर होपफुली अभी ये इंडेक्स हो चुका है। यहाँ पर अगर करते हैं कंप्लीट कोर्स, तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसने सर्च के अंदर दिया हुआ है कंप्लीट कोर्स। देखिए ये इमेज के अंदर कंप्लीट कोर्स है, वो सर्च रिजल्ट के अंदर अभी आ चुका है। पहले हमारे नॉर्मल सर्च में ये नहीं आ रहा था, देखिए उसने वो रीड कर दिया। तो इस तरह से ये प्लगइन काम करता है ओमनी सर्च, जो कि आपके इमेजेस वगैरह डायग्राम सबका टेक्स्ट ये सर्चेबल बनाता है। उसके बाद जो है वो है कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है दिन की कि कैसे चीज़ें होगी, कि कितने बजे क्या करेंगे, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए भी प्लगइन है इसके अंदर। हम क्या करेंगे, कम्युनिटी के अंदर सर्च करेंगे और जो प्लगइन है उसका नाम है फुल कैलेंडर। एंड यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँ, ये है वो, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। इसका मैं अभी दिखाऊंगा आपको कैसे सेटअप करना है, बहुत ही सिंपल होता है इसका सेटअप। सो ये हो गया, एनेबल करते हैं इसको। एंड एनेबल करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे फुल कैलेंडर, इसके अंदर है। सेटिंग के ऊपर चलते हैं एंड डेस्कटॉप इनिशियल व्यू वीक जो है डिफ़ॉल्ट, ठीक है, यही रखेंगे। मोबाइल का ये है, स्टार्टिंग डे कौन सा है, संडे मंडे करते हैं, ठीक है।
एंड 24 आवर्स फॉर्मेट अगर करना है वो भी पॉसिबल है, कर लेते हैं। एंड इसके अंदर ये बताएगा कि कितने कैलेंडर्स है आपके पास। सो हमारे केस में अभी एक कैलेंडर है, तो मैं यहाँ पे और एक, यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, एक भी कैलेंडर नहीं है बेसिकली। कैलेंडर मतलब जो हर एक इवेंट क्रिएट करते हैं ना, उसके लिए इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि हम एक कैलेंडर क्रिएट करते हैं। अभी ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको अभी पता चलेगा। देखिए, मैं सबसे पहले ना आपको यहाँ पे इसको ओपन करके दिखा दो। ये आइकॉन है, तो जो ओपन करेंगे तो कुछ कैलेंडर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई कैलेंडर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एक तरह से यहाँ पे कलर कोड्स हम बना रहे हैं। वो कैलेंडर के अंदर वो देखोगे आपकी जैसे 4 बजे से 5 बजे तक ये वाली इवेंट है, तो वो कलर कोड्स होते हैं ना, वो हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक कलर चूज़ करूँगा, लेट्स से ग्रीन इसको चूज़ करते हैं। एंड डायरेक्टरी इसके लिए अलग से बना सकते हैं हम, लेकिन अभी के लिए एक काम ही करते हैं। देखिए, यहाँ पे ना इवेंट्स ऐसे करते हैं, एंड इवेंट्स के अंदर अलग अलग कलर्स के लिए फोल्डर्स बनाते हैं। लेट्स से एक है ब्लू, ठीक है, उसके बाद और एक बनाते हैं ग्रीन, एंड और एक बनाते हैं, ये बाहर चाहिए, इवेंट्स के अंदर चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर और एक बनाते हैं येलो। 3 कलर्स हमने बनाए हैं, तो अब इसको हम यूज़ करेंगे। लेट्स से पहले ब्लू को लेते हैं, ठीक है, ये वाला है, लेट्स से ऐसे कर लेते हैं। एंड डायरेक्टरी ब्लू वाली चूज़ करेंगे हम, तो पर है ये, ओके, इसको फिर से ओपन करना पड़ेगा हमें ताकि लोड हो जाए ये। सो यहाँ पर है ना ब्लू वाली दिख रही है आपको, इवेंट्स ब्लू, एंड ब्लू कलर यहाँ पर चूज़ करेंगे, ये वाला कर लेते हैं। ऐड कैलेंडर करेंगे, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कैलेंडर हमारा आ चुका है। बट हमें यहाँ पर और भी चीज़ें करनी है, तो मैं अगेन यहाँ पे जाऊँगा। एक ब्लू क्रिएट है और एक करते हैं येलो के लिए। सो ये वाला कलर चूज़ करते हैं, एंड येलो वाली डायरेक्टरी जो है चूज़ करेंगे, और एक कलर कोड हम क्रिएट करेंगे जो हमारे केस में था ग्रीन। सो ये ग्रीन कोई कलर ऐसा चूज़ करेंगे, एंड ग्रीन डायरेक्टरी इस तरह से चूज़ करेंगे, ऐड कैलेंडर। ओके, तीनों चीज़ें हो चुकी है। अब लेट्स से कि हम, ये आज का है, आप देख सकते हो ये जो डेट है 2 जून, सॉरी आज की जो है 5 जून है, 5 जून। सो ये है, तो लेट्स से कि हम प्लान कर रहे हैं कि हम 7 बजे उठेंगे और 7 से 8 बजे तक ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है। तो एक इवेंट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ब्रेकफास्ट, और इसको हम कलर ये ब्लू ही अभी दिखा रहा है, क्योंकि मुझे एक बार रीलोड करना पड़ेगा इसको। सो मैं फिर से ओपन करता हूँ, एंड लेट्स से 7 से 8, और ये ओके। सो ओके, और कलर्स नहीं दिख रहे फॉर सम रीज़न, अभी देख लेते हैं क्यों नहीं दिख रहा है। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट ऐसे करता हूँ, एंड ये 7 से 8 है, और ये हर दिन अगर करना है तो इसको रिकरिंग इवेंट हम बना सकते हैं, जो लेट्स से सारे दिन पे होनी चाहिए, ठीक है। इसको एज अ टास्क भी कर सकते हो, जहाँ पे आप चेक बॉक्स लगा सकते हो, लेकिन हमारे केस में टास्क नहीं है, ये नॉर्मल इवेंट है। तो अभी आप देख सकते हो ये डेली आपके कैलेंडर के अंदर ये आएगा इस टाइम पे, देखिए, है ना। अगर आप मंथ का कैलेंडर देखेंगे तो ये ब्रेकफास्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। वीकली अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 7 से 8 ये वाली इवेंट है, और आप देख सकते हो कि इस ब्लू के अंदर ये यहाँ पर जो भी इवेंट हमने क्रिएट की है वो आपको यहाँ पर दिखेगी। एक बार देखते हैं बाकी कलर्स काम क्यों नहीं कर रहे हैं, एंड फॉर सम रीज़न अगर ये सारे कलर्स हमारे चले गए हैं, नॉट श्योर वाई, बट एक बार फिर से करते हैं क्रिएट। सो येलो 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 यहाँ पर करते हैं येलो, ऐड कैलेंडर। ओके, सेव नहीं किया था हमने आई थिंक, हाँ इसकी वजह से। सो ग्रीन यहाँ पर करते हैं, ग्रीन की डायरेक्टरी, और ये सेव करना है, ठीक है, इसको नहीं भूलना है। अब ये काम करेगा, देखिए। अभी अगर हम चलते हैं एंड कैलेंडर ओपन करते हैं, एंड लेट्स से 8 बजे से लेके 9 बजे तक मैं वर्कआउट करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पर लिखूँगा वर्कआउट, एंड ग्रीन वाला सिलेक्ट करेंगे कलर कोड इसके लिए, एंड रिकरिंग है, यस रिकरिंग है, संडे मंडे संडे नहीं करूँगा मैं, ठीक है, एक दिन आराम दूंगा, वेंसडे ट्यूसडे फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे नहीं करूँगा। तो इस तरह से मैंने सेट कर लिया, सेव करते हैं। तो आप देख सकते हो ये थर्सडे है आज, वर्कआउट यहाँ पर दिखा रहा है,
कल दिखा रहा है, सैटरडे संडे नहीं दिखा रहा है। अगर नेक्स्ट वीक चलते हैं तो मंडे ट्यूसडे फ्राइडे तक दिखाएगा, फिर ये 2 दिन नहीं दिखाएगा। यहाँ पे अगर कुछ अलग आपको स्केड्यूल करना है तो वो आप कर सकते हो। ओके, लेट्स से कि हमें 9 बजे से 1 बजे तक ये हमारा फुल वर्किंग फोकस वाला टाइम है, जहाँ पे फुल फोकस होता है काम के ऊपर, प्रोडक्टिव। तो यहाँ पे करते हैं वर्क, ठीक है। एंड लेट्स से येलो चूज़ करेंगे। एंड रिकरिंग है, यस मैं चाहता हूँ वीकेंड छोड़ के सब दिन ये हो जाए, तो ये लो, ये भी हमने स्केड्यूल कर दिया। इसकी लिस्ट भी आप देख सकते हो, लिस्ट व्यू चाहिए तो मंथ व्यू भी आप देख सकते हो। तो इस तरह से आपका जो दिन है इसको प्रॉपर स्केड्यूल आप कर सकते हो। प्रॉपर जो टाइम टेबल जिसको हम बोलते हैं वो हम इसकी मदद से बिल्ड कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल प्लगइन है कैलेंडर का, तो इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं। ओके, अभी प्लगइन्स हमारे ख़त्म हो चुके हैं और ऐसे बहुत सारे और प्लगइन्स एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपको जो मेन प्लगइन्स चाहिए वो यही थे। अब यहाँ पर और एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा जो कि है टेम्पलेट। और टेम्पलेट के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसलिए मैं आपको जल्दी से जो मेरा ब्रेन है उसको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। और उसके लिए हम चलेंगे एरियाज़ के अंदर और यहाँ पे कोई भी एक नोट मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, DSA वाली। तो लेट्स से रिवर्स एंड एरे। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक नोट है एरे को रिवर्स करने के लिए, और इसके अंदर हमने अलग अलग सॉल्यूशंस दिए हैं। इटरेटिव अप्रोच है, उसके बाद ये दूसरा एक इटरेटिव अप्रोच है, उसके बाद रिकर्सिव अप्रोच है। देख लेते हैं कोई जहाँ पे ये चीज़ें होंगी। सो इसके अंदर है क्या? हाँ, ये देखिए यहाँ पर है ना, लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन अरे। ये एक बेसिकली प्रॉब्लम है DSA का। ब्रूट फोर्स अप्रोच यहाँ पर है, ऑप्टिमल अप्रोच है, एंड देन और भी कोई सॉल्यूशन है तो वो हो सकता है। इसके अंदर ये टैग्स वगैरह है। तो जब भी आप नई नोट बनाते हो ना, तो ये सारी चीज़ें मैनुअली आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, प्रॉपर्टीज़ वगैरह वगैरह वगैरह। इससे अच्छा क्यों ना हम एक इसका टेम्पलेट बनाएं और एक क्लिक के अंदर ये सारी चीज़ें जो बॉयलर प्लेट है वो यहाँ पर आ जाए। कैसे? उसके लिए हम टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इंसर्ट टेम्पलेट नाम से एक बटन है, और वो कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो एक काम करते हैं, हम चलते हैं हमारे ब्रेन के अंदर अगेन, और यहाँ पर ये सेम बटन आपको मिलेगा। तो लेट्स से कि मैंने एक नोट बनाई है रिवर्स एंड अरे, और यहाँ पर अभी मैं क्लिक करूँगा इंसर्ट टेम्पलेट, तो ये बोलेगा कि कोई ऐसा टेम्पलेट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने कोई टेम्पलेट नहीं बनाया है। तो टेम्पलेट बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है, एक फोल्डर हम बनाते हैं जिसको हम टेम्पलेट्स नाम देते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद इसके अंदर एक नॉर्मल नोट बनाएंगे हम, ठीक है। यहाँ पर टाइटल जो है कुछ भी यहाँ पर रख सकते हो, वैसे भी ये बाद में चेंज हम करते हैं। तो इस तरह से किया है। यहाँ पर प्रॉपर्टी वाला भी डाल देते हैं, प्रॉपर्टी फाइल टैग्स, एंड यहाँ पर DSA इसको टैग डाल देते हैं इस तरह से, ठीक है। एंड देन हमारे पास यहाँ पर हो सकता है ये है ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में भी हमारे पास और एक हेडिंग है बेटर अप्रोच, बेटर सॉल्यूशन में भी और एक है जो कि है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इस तरह से जैसे भी आपको उसका टेम्पलेट चाहिए वो आप बना सकते हो, ठीक है। अभी के लिए सिंपल रख रहा हूँ मैं। कोई लिंक डालनी है नीचे या फिर और कुछ डालना है, कोई टेक्स्ट डालना है, मे बी यहाँ पे और एक चीज़ हो सकती है, पता है क्या? यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि क्वेश्चन क्या है भाई। सो क्वेश्चन, DSA का जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ पे इस तरह से आएगा, ओके। सो ये हमारी टेम्पलेट है। तो इसको एज ए टेम्पलेट यूज़ करने के लिए हम टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर इसको स्टोर करते हैं। एंड आई थिंक हाँ, इसको नाम अलग देते हैं, इसको करते हैं DSA टेम्पलेट, ठीक है। स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, टेम्पलेट ऐसे है ना, ओके। अब देखना, अब इसको मैं क्लोज करूँगा और अभी
ये जो रिवर्स एंड एरे किया था इसको ओपन करेंगे नोट को एंड देन अभी करेंगे इंसर्ट टेम्पलेट। और ये बोल रहा है कि टेम्पलेट नोट टेम्पलेट फोल्डर कॉन्फ़िगर्ड। ओके, अभी और एक स्टेप आई थिंक हमें करनी है जो कि है यहाँ पर जाना है सेटिंग में एंड टेम्पलेट्स, यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर आपको मेंशन करना है कि कौन सा टेम्पलेट का फोल्डर है। ठीक है, हमारे केस में ये वाला है, तो डेट फॉर्मेट वो भी आप सेट कर सकते हो जो आएगी डिफ़ॉल्ट। हमारे केस में ऐसे रखेंगे। अब करते हैं सेम चीज़, इंसर्ट करते हैं। ये पूछेगा कौन सा टेम्पलेट डालना है क्योंकि मल्टीपल हो सकता है ना, तो हमें ये DSA वाला चाहिए। जैसे डालेंगे तो आप देख सकते हो सारी चीज़ें वो आ चुकी है टेम्पलेट की। बस अभी हमें यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे, कुछ एडिशनल टैग्स डालने हैं, क्वेश्चन यहाँ पे डालना है, रिवर्स दी गिवन एरे, ऐसा कुछ जो भी है, एंड आगे जो चीज़ें हैं लिखना स्टार्ट करना है आपको, राइट। सो आप देख सकते हो कि ये टेम्पलेट भी कितने पावरफुल हो सकते हैं जब भी हमें बॉयलर प्लेट कुछ प्रिपेयर करना होता है। तो ये हमारा बहुत सारा टाइम यहाँ पर बचा सकता है। सो ये था ऑब्सिडियन के बारे में। इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा फीचर्स है, पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप चाहते हो कि और भी फीचर्स मैं इसके अंदर कवर करूँ तो मुझे कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी, और अगर ऐसा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और आपको पता है कि लाइव के अंदर कुछ चीज़ें पता करने के लिए सालों लग जाते हैं। मुझे 15 साल लग गए कुछ ऐसी चीज़ें समझने के लिए जो मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की है। तो ये वीडियो है नेक्स्ट, इसको आप देख लेना। हैप्पी कोडिंग।